हे गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम यू ऑल अगेन माय चैनल हमारा झारखंड। और आज का हमारा जो लेक्चर है, आज हम पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा जो क्लास है वो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप जेपीएससी या जेएसएससी या फिर कहो तो झारखंड के जो भी एग्ज़ाम्स को आप लिखोगे उसमें बहुत हेल्पफुल साबित होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं झारखंड की सेपरेशन की पूरी कहानी, स्ट्रगल फॉर सेपरेट स्टेट। बिहार से झारखंड कैसे अलग हुआ, कब इस राज्य की पहली मांग की गई थी, कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन, कितने सारे यूनियंस बने जिन्होंने इस सेपरेट स्टेट की मांग को कैरी आउट करके रखा। तो आज हम इस पे बहुत ही विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। मुझे कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट भी करा था कि सर स्ट्रगल फॉर सेपरेट स्टेट का एक अलग से वीडियो बनाओ, तो आज हम उसी को देखने वाले हैं। सो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रगल फॉर सेपरेट स्टेट, एक अलग राज्य की जो मांग हुई और जो झारखंड बना, इसकी पूरी कहानी को आज हम देखने वाले हैं। ट्रस्ट मी, द कंटेंट दैट आई एम गोइंग टू गिव यू राइट हियर, आपको कोई और बुक को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे हर बुक में बहुत चीज़ें अलग अलग हैं झारखंड के। इनफैक्ट आप बहुत सारे लेक्चर्स को देखोगे, बहुत सारे बुक्स को देखोगे तो उसमें जो डाटा है ना, बड़ा मिसमैच होता है। इस पूरे लेक्चर्स में भी मैं जितने यूनियंस बने, जितने ऑर्गेनाइजेशंस बने, जितने भी मूवमेंट हुए इस अलग राज्य की मांग को लेकर, उन सबको मैंने एक ही जगह इकट्ठा कर दिया है। तो आपको कोई और किताब कहीं से कुछ भी नहीं देखना है। whenever I am bringing any content to you, I am making very certain of it कि you should get all the required data, ताकि आप एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मैं निश्चित तौर पे सुनिश्चित करता हूँ कि आपको सारे कंटेंट, उससे रिलेटेड पॉइंट्स आपको मिल जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो जो लोग भी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो वो चैनल से जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको जेपीएससी, जेएसएससी, इवन आप स्टेट पीसीएस किसी भी एग्ज़ाम को लिख रहे हो, इवन यूपीएससी को भी लिख रहे हो, तो आपको यहाँ पे जो भी कंटेंट मिलेगा वो अप टू मार्क मिलेगा, आपके एग्ज़ाम में मददगार साबित होगा। और ये रहा हमारा एप्लीकेशन, जो लोग डाउनलोड नहीं किए और अगर कोई भी आप झारखंड में कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप उससे जुड़ गए हमारे कोर्स का लाभ ले सकते हो। हमने जेपीएससी का बैच ऑलरेडी लॉन्च कर दिया। तो जो लोग जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली अगर आप झारखंड की तैयारी कर रहे हैं, तो झारखंड मैंने बहुत सारे लेक्चर्स ले रखे हैं और लेक्चर्स हमारे बाइलिंगुअल हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो आप स्पेशली अगर जेपीएससी के लिए झारखंड भी चाहते हो तो वो कोर्स भी उपलब्ध है और जेपीएससी का पूरा कोर्स भी हमारे पास उपलब्ध है। सो ये नाम हमारा एप्लीकेशन, हम एंड्रॉयड और प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल हैं। कोई दिक्कत होने से यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, ठीक है। चलिए अब हम आज के टॉपिक पे चलते हैं। दिस इज़ मी, योर मेंटर एंड गाइड। सो आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग सब जिस राज्य में रहते हैं हमें अपने राज्य की कहानी तो मालूम होनी चाहिए। क्यों मालूम होनी चाहिए ना, हम जिस राज्य में रहते हैं आखिर ये राज्य कैसे बना, इसका बंटवारा कैसे हुआ, किन किन लोगों ने अहम भूमिका निभाई, क्या क्या चीज़ें चली, कौन कौन से मेन ऑर्गेनाइजेशन रहे, कौन कौन सी पार्टियाँ बनी, कौन कौन सी यूनियन बने, किस किस फ्रंट पर लड़ाइयाँ लड़ी गई, किन्होंने इसमें इसके पार्टीशन में, किस सरकार में इसकी इस स्टेट का डिवीज़न हुआ, किस तहत हुआ। आज हम सारे मुद्दों पर बात करेंगे। तो हमारा रहा अलग राज्य के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर सेपरेट स्टेट। तो हमारा ये आज का टॉपिक है, इसको हम कवर करेंगे कि झारखंड का जो मांग हुआ और बिहार से जो इसका अलगाव हुआ। आपको पता है कि झारखंड 28वां राज्य है जो बिहार से कट के बना था, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि ये जो हमारा प्यारा झारखंड बना, इसके बनने की पूरी कहानी को देखते हैं। लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, बट जेपीएससी वाले तो एकदम श्योर हो जाओ, जो भी कंटेंट यहाँ दे रहा हूँ अभी आप देखोगे, आपको इससे ऊपर कुछ नहीं पढ़ना है। वैसे कहानियाँ बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, हम एक एक करके सब को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये हमारा आज का टॉपिक है, स्ट्रगल फॉर सेपरेट स्टेट, अलग राज्य के लिए संघर्ष, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो देखो, मैंने एक लिस्ट पहले बना दिया कि मैं आपको पढ़ाने क्या क्या वाला हूँ, और फिर हम एक एक कहानी को जोड़ते चलेंगे लिंक बाय लिंक कि किसके बाद क्या आया। तो मैंने बड़ा क्रोनोलॉजी में अरेंज किया है। वैसे आप अगर आप बुक्स को देखते हो, झारखंड पे जो बुक्स लिखे गए हैं, जैसे आप क्राउन को ले लो, मनीष रंजन को ले लो, उड़ान को ले लो, परियोजना पब्लिकेशन, किसी बुक को देखोगे ना तो डाटा बड़ा मिसमैच है। कहीं पे आपको ये जो क्या कहते हैं छोटा नागपुर उन्नति समाज कहीं 1915 दिया हुआ है, कहीं 1928 दिया हुआ है, कहीं पे 1969 का बात किया गया है, कहीं 1968 की बात की गई है। थोड़ा सा डाटा का डिफरेंस है और हर किताब में अलग अलग है। तो मैंने कोशिश करा है कुछ चीज़ों को एक जगह सही करके आपको दे सकूँ। सो दैट्स व्हाट आई ट्राइड हियर। तो चलिए हम यहाँ क्या लिख कर रखे, पहले हेडिंग को समझते हैं कि झारखंड स्टेट फॉर्मेशन मूवमेंट मेजर ऑर्गेनाइजेशन, की जो झारखंड राज्य का निर्माण हुआ बिहार से टूटकर, उस राज्य का निर्माण में जो आंदोलन किया गया उस राज्य के फॉर्मेशन के लिए, उस राज्य के गठन के लिए जो जो मूवमेंट्स हुए, जो जो यूनियन बने, जो फ्रंट्स बने,
एक तरफ मैंने लिख रखा है उन सब ऑर्गेनाइजेशन का नाम, एक तरफ मैंने लिख रखा है उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर, और एक तरफ लिखा फाउंडर संस्थापक या जो उस मूवमेंट को लीड किए, ठीक है, जो पार्टी को बनाया, जो यूनियन को बनाया। तो मैंने एक टेबल दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1912 में बना। उसके बाद हम ठीक पढ़ेंगे छोटा नागपुर उन्नति समाज। इससे पहले इसका नाम छोटा नागपुर इम्प्रूवमेंट सोसाइटी था, ठीक है। तो ये 1915 में फॉर्म हुआ। फिर हम देखने वाले हैं साइमन कमीशन की बात। फिर हम करने वाले किसान सभा जो कि 1930 में बना, कहीं कहीं आपको 1931 भी मिलने वाला है। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा जो 1933 में बना। फिर बना आदिवासी महासभा जो 1938 की बात है। यूनाइटेड झारखंड पार्टी जो 1948 में बनी। छोटा नागपुर संयुक्त संघ जो 1950 से बना। फिर झारखंड पार्टी बनी 1950 में। फिर बिरसा सेवा दल 1965 में। फिर ऑल इंडिया झारखंड पार्टी जो कि 1967 में बना, जिसे कि आप अखिल भारतीय झारखंड पार्टी बोलते हो। फिर हूल झारखंड पार्टी जो 1968 की कहानी है, ठीक है। इसके बाद फिर हम आगे पढ़ने वाले हैं शिवाजी समाज जो 1969 में बना, जिसे बनाया था विनोद बिहारी महतो जी ने। फिर हम पढ़ेंगे सनोट संथाल समाज जो 1969 में बना, जिसके मुख्य बनाने वाले जो थे वो शिबू सोरेन साहब थे, आपको पता होगा। फिर हम पढ़ेंगे जेएमएम की बात करेंगे, आज की जो प्रेजेंट सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, जो राज्य में हमारे चीफ मिनिस्टर हैं इसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। जो 1973 में इसकी बनने की कहानी, इमरजेंस की पूरी कहानी को हम देखने वाले हैं। फिर हम देखेंगे ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आसू किसके तर्ज पे बना आपको पता है, ये आसू के तर्ज पे बना था। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू के तर्ज पे ही आसू को बनाया गया। देखो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, तो ये असम के तर्ज पे बनाया गया था। फिर हम आसू के बारे में पढ़ेंगे जो 1986 में बना। फिर हम पढ़ेंगे झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी के बारे में जो 1987 में बना था। फिर हम झारखंड थीमेटिक्स कमेटी के बारे में देखेंगे जो 1979 में बना। फिर कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स सीओजेएम वेरी इंपॉर्टेंट, सीओजेएम वेरी इंपॉर्टेंट जो 1989 में बने, जैसे कि आप झारखंड मामलों पर समिति कहते हो। फिर झारखंड पीपुल्स पार्टी जो पहली वाली पार्टी से टूट के बना था 1991, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। और जो एक प्रश्न लास्ट जेपीएससी में पूछा गया था जाक, ठीक है, झारखंड एरिया ऑफ ऑटोनोमस काउंसिल, से कि आप हिंदी में कहते हो झारखंड स्वशासी परिषद, 1995 लास्ट ये था। और इसके बाद हमारा, मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, इसके बाद हमारा आप देख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट और सेपरेट स्टेट जो कि 15 नवंबर 2000 को हमारा झारखंड बिहार से टूट के फाइनली हमें एक अलग राज्य मिल गया, जिस राज्य में हम रहते हैं, जिस राज्य के हम निवासी हैं। तो देखो एक ही क्रोनोलॉजी मैंने चीज़ों को अरेंज किया, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आप देखो यहाँ से 1912, 15, 27, 30, 33, 38, 48, 50, 50, 65, 67, 68, 69, 69, 73, 86, 87, 89, 89, 91, 95 और 2000। तो मैंने चीज़ों को बहुत क्रोनोलॉजी में अरेंज कर दिया है, बाइलिंगुअली मैंने कर दिया ताकि इंग्लिश और हिंदी दोनों स्टूडेंट्स कंफर्टेबल रहें। इधर मैंने फाउंडर का नाम भी लिख रखा है। तो हम एक एक करके स्टार्ट करने वाले हैं कि कैसे हमारा झारखंड का ये जो सेपरेट स्टेट की मांग कब चालू हुई, क्या क्या चीज़ें इसमें आई। लेक्चर थोड़ा लंबा होगा बट आप आराम सुन सकते हो, मैं सबको डॉट्स को कनेक्ट करता चलता हूँ और आपको एक स्टोरी के तौर पे बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे हो, मैंने एक नो योर स्टेट का वीडियो दिया था, वहाँ मैंने बहुत संक्षेप में 10 मिनट में लगभग बताया था कि क्या क्या चीज़ें हुई। तो आज ये आप ये जितने चेहरे देख रहे हो ना, हम सब की चर्चा कर देंगे। आप जितना भी चेहरा देख रहे हो, जो भी नाम देख रहे हो, चाहे आप जयपाल सिंह मुंडा को देखो, साइमन कमीशन झारखंड पार्टी केवी साहब है, इसके बाद आपका एनी हीरो साहब है, शिबू सोरेन, राजीव गांधी, नेहरू जी, आदिवासी महासभा, जाक, ये एग्जाम में पूछा गया था कब बना, 1995, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीओजेएम क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये सब जेपीएससी के इंपॉर्टेंट मुख्य प्रश्न है। फिर कैसे एनडीए की सरकार रही जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, कांग्रेस ने आरजेडी को क्या कंपेल किया, आरजेडी ने क्यों मान लिया झारखंड मुक्ति मोर्चा का फॉर्मेशन। तो हम इस पूरे फोटो में आप जितने फिगर्स को देख रहे हो, हम सब पे बात करने वाले हैं, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, पहले चीज़ों को समझ लो और समझ के फिर हम देखते हैं। तो यहाँ पे आने से पहले हम सबसे पहले अपने पहले स्लाइड पे चलते हैं, आपको थोड़ी सी पहले कहानी बताते हैं। देखो मैंने यहाँ लिख रखा है इंट्रोडक्शन पार्ट में, आरंभ हम करते हैं तो पहले चीज़ों को समझते हैं। देखो मैंने पहला पॉइंट यहाँ क्या लिख रखा है कि स्ट्रगल फॉर सेपरेट स्टेट ऑफ झारखंड इज नॉट न्यू बट इट स्टार्टेड बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, भारत की आज़ादी से पहले से ही झारखंड का एक अलग राज्य का मांग चल रहा था, ठीक है। जब आदिवासी ब्रिटिश के टाइम पे, ब्रिटिश के जुल्मों सितम से तंग आके रिवोल्ट कर रहे थे, उस समय से भी ये अलग एक राज्य की भावना लेके चल रहे थे, ठीक है। दैट्स व्हाट आवर फर्स्ट पॉइंट इज कि व्हेन द आदिवासी यूनाइटेड टू रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है, कि ब्रिटिश के खिलाफ जो इनका रिबेल था,
ठीक है, जो विद्रोह कर रहे थे ये, तो आज़ादी के पहले से ही कहीं ना कहीं झारखंड फॉर्मेशन की बात चल रही थी, ठीक है। फिर मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है कि झारखंड विटनेस्ड वाइग्रस पॉलिटिकल एक्टिविटीज सिंस बिगिनिंग ऑफ 20वीं सेंचुरी। तो भाई 20वीं सदी के प्रारंभ से ही झारखंड का जो है ना, में बहुत सारे जो राजनीतिक गतिविधियां बहुत तेज हो गई। क्यों? झारखंड के डिमांड को लेके कि भाई बिहार से तोड़ के एक नया स्टेट दो हमें, ठीक है। अभी हम इस मुद्दे पर नहीं आए हैं, किन कारणों हम सब कुछ को अभी चर्चा में लाएंगे। ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड झारखंड वाज ए पार्ट ऑफ बंगाल एंड लेटर बिहार। देखो आपको पता होगा कि पहले बिहार भी ना बंगाल का पार्ट था, ये आपको पता होगा कि बिहार भी बंगाल कंस्टिट्यूंसी में आता था। आपने पढ़ा होगा बंगाल प्रेसिडेंसी, चेन्नई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी आपने पढ़ा होगा। तो अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, बस ये जो पॉइंट बोला है ये बोल रहा है कि देखो पहले जो था ना, बिहार किसका पार्ट था? बंगाल का। और आपको पता है कि 1912 में बंगाल से तोड़ के बिहार बना दिया गया, ठीक है। और हम इसी बिहार से टूटकर एक अलग राज्य बने हैं, झारखंड बने हैं। तो वही लिखा है कि ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड झारखंड वाज ए पार्ट ऑफ बंगाल एंड लेटर बिहार। भाई शुरू में तो क्या था? बंगाली था, क्योंकि बिहार भी इसके अंदर था, तो झारखंड भी इसके अंदर था। बाद में 1912 में बिहार टूटा बंगाल से, तो भाई झारखंड तो बिहार का पार्ट हो गया, ठीक है। अब आगे बोला कि मेनी ऑर्गेनाइजेशंस वे वर्किंग इन स्ट्रगल फॉर सेपरेट स्टेट। भाई बहुत सारे संस्थान जो थे ना वो काम कर रहे थे और काम किए। भाई आज़ादी के पहले से बात चल रही है, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई इस अलग राज्य के फॉर्मेशन में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कि जे बर्थलोमेन इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ झारखंड मूवमेंट। कि झारखंड मूवमेंट का जो जनक कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो जे बर्थलोमेन को कहा जाता है झारखंड के आंदोलन का जनक। आप नाम याद रखना, जे बर्थलोमेन, ठीक है। अब देखो, अब डकार स्टूडेंट यूनियन से हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप समझ लो कि भाई ये जो चल रही थी आज़ादी से पहले की बात, तो आखिर ये जो हमारा बिहार से टूट कर राज्य बना, कहानी क्या क्या चली, थोड़ा बहुत हम समझते हैं, थोड़ा बहुत हम पॉइंट्स को देखते हुए चलेंगे। देखो झारखंड का जो मांग हो रहा था बिहार से, ठीक है, किन कारणोंवश हो रहा था। और आपको पता है कि झारखंड अगर बिहार से टूट के बना तो लगभग बिहार का 46%, 46% हिस्से को लेकर बना। कितना? 46%। अब एक चीज़ में समझने वाली बात यह है कि जो फाइनल हमारा राज्य निकल के आया, जो झारखंड बना, वो साउदर्न पार्ट ऑफ बिहार ही मिला। मतलब बिहार का जो साउदर्न दक्षिणी भाग है, जैसे आप देखो, अगर इस मैप को आप देखते हो तो यहाँ हमारा बिहार, यहाँ हमारा क्या है? ये हमारा बिहार है, दिस इज आवर बिहार। तो जो फाइनली हमको झारखंड राज्य मिला वो बिहार का साउदर्न पार्ट मिला, उसी को तोड़ के बिहार को, मतलब साउदर्न पार्ट ऑफ बिहार को अलग करके एक अलग राज्य दे दिया गया, जिसको हम बोलते हैं झारखंड, जो यहाँ रेड से इंडिकेटेड है, जो यहाँ रेड से आपका इंडिकेटेड है, दिस इज आवर झारखंड। तो झारखंड जो है बिहार का 46% हिस्सा लेके बना और साउदर्न पार्ट ऑफ बिहार को ही तोड़ के बनाया गया। तो भाई क्या क्या रीज़न दिए गए थे? रीजन देखो बहुत सारे दिए गए थे। एक तो दिया गया था कि भाई लिंग्विस्टिक डिफरेंस है। जैसे अगर आप बिहार की बात करते हो तो बिहार में कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं? बिहार में आप देखोगे नॉर्मली जो भाषा बोली जाती है वो इंडो आर्यन भाषा बोली जाती है। कौन सी? इंडो आर्यन लैंग्वेज, इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज बोलो। इंडो आर्यन भाषा समूह की भाषाएं बोली जाती है, जैसे आपको पता है अंगिका है, मैथिली है, भोजपुरी है, बज्जिका है, ठीक है, मगधी है। तो ये सारी भाषाएं जो है ना इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ फैमिली कर दो, दिस विल बी अप्रोप्रिएट। अब झारखंड में जो भाषाएं बोली जाती है जैसे हो, कुड़ुक, संथाली, मुंडारी, ये सब किससे? ये द्रविडियन ग्रुप ऑफ फैमिली की भाषाएं हैं, द्रविडियन ग्रुप ऑफ फैमिली की भाषाएं हैं, द्रविडियन ग्रुप ऑफ फैमिली की भाषाएं हैं। हिंदी वाले सुनते चलना, मैं हिंदी में बोल भी रहा हूँ। तो बिहार में जो भाषाएं बोली जाती थी वो इंडो आर्यन परिवार से बिलोंग करती थी और झारखंड की द्रविडियन परिवार से बिलोंग करती थी। जैसे आप बिहार में अंगिका, मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, मगधी ये सब बोली जाती है। झारखंड में हो, कुड़ुक, मुंडारी, संथाली ये सब भाषा बोली जाती थी। तो एक तो लिंग्विस्टिक डिफरेंस कहीं ना कहीं था। दूसरा बात है बिहार में जो पॉपुलेशन था ट्राइब्स का वो लगभग 1% था। और जो ये एरिया डिमांड कर रहे थे कौन? झारखंड, जो भी ऑर्गेनाइजेशन से मूवमेंट जो लोग कर रहे थे आंदोलन, या जो यूनियन ऑफ फ्रंट बना के लड़ रहे थे सरकार से, यहाँ पे 24% ट्राइबल पीपल का पॉपुलेशन था। तो पॉपुलेशन में डिफरेंस था। तो एक तो लिंग्विस्टिक, एक तो लैंग्वेज,
को लेकर डिमांड था, भाषा, एक पॉपुलेशन भी था, पॉपुलेशन जैसे कि आप बोल लो जनसंख्या, जनसंख्या। इसके अलावा आप देखो टोपोग्राफी की भी अगर हम बात करते हैं तो बिहार जो है ना, बिहार की मैक्सिमम जो भूमि है वो समतल है, प्लेन है। अगर हम बिहार की भूमि की बात करें तो वहाँ समतल मैदान आपको देखने को मिलेंगे, समतल मैदान देखने को मिलेंगे, प्लेन, ठीक है। जैसे आप गंगेटिक प्लेन बिहार का सबसे उपजाऊ जगह है। लेकिन अगर आप झारखंड की टोपोग्राफी को देखते हो तो कहीं आपको प्लेटूज मिलते हैं, कहीं हिल्स मिलते हैं, तो कहीं आपको पर्वत है, कहीं पठार है, समतल भूमि नहीं है। तो बिहार की जो भूमि है समतल होने के कारण, उपजाऊ होने के कारण एग्रीकल्चर के लिए बहुत सूटेड है। किसके लिए सूटेड है? खेती के लिए बहुत सूटेबल है। लेकिन बिहार खेती के लिए सूटेबल, लेकिन झारखंड इंडस्ट्रियल और माइनिंग के लिए बहुत सूटेबल है, क्योंकि यहाँ आपको पता है रूर भी कहा जाता है, रूर ऑफ इंडिया। यहाँ इतना मिनरल वेल्थ है, 40% ज़्यादा डिवोशन है। भारत का एकलौता एक स्टेट में राज्य, आप समझ सकते हो क्या लेवल ऑफ डिवोशन ऑफ मिनरल्स यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो झारखंड जो है बेसिकली किस लिए अच्छा है? इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग के लिए अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा आप देखो कि बिहार ज़्यादा डेवलप रहा है और जो झारखंड का क्षेत्र रहा वो बहुत डेवलप नहीं रहा। इसके भी रीजन्स अपने आप, जैसे अगर आप रीजन्स देखो तो बिहार जो रहा ना, बिहार मगधा का पार्ट रहा। हम आपको यहाँ समझाते हैं, देखो इसको देखना समझना ध्यान से। देखो बिहार ज़्यादा डेवलप रहा, बिहार ज़्यादा डेवलप रहा, बिहार का डेवलपमेंट अच्छा रहा, मतलब ज़्यादा विकास हुआ बिहार में। क्यों? क्योंकि ये मगधा का पार्ट रहा। मगधा आपको पता है महाजनपद, ठीक है, बहुत बड़ा एम्पायर। मगधा एम्पायर आपको पता है कितना बलशाली, कितना बड़ा साम्राज्य था। तो बिहार चूंकि मगध का हिस्सा था इसलिए वो डेवलप था, कुछ डेवलपमेंट था भी पहले से मगध का हिस्सा होने की वजह से, और कुछ हुआ भी अच्छा। लेकिन झारखंड का डेवलपमेंट अच्छा हो नहीं पाया, क्योंकि अगर आप झारखंड को ध्यान से देखते हो तो बिहार डेवलप था। लेकिन अगर हम झारखंड को देखें तो झारखंड जो है, ये हमारा झारखंड है, ध्यान से देखना, ये जो हमारा झारखंड है, झारखंड जो है मगध, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ है आपका कलिंगा, कलिंगा। तो झारखंड हमारा जो ना वो मगध और कलिंगा के बीच का हिस्सा था, इस कारण से बहुत डेवलप नहीं था। तो भाई बिहार डेवलपमेंट में अच्छा था, झारखंड डेवलप नहीं था। तो देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, कल्चरल डिफरेंस था, संस्कृति का जो भाई डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा था वो था, लैंग्वेज का डिफरेंस था, भाषा का अंतर था, संस्कृति का अंतर था, जनसंख्या का अंतर था, डेवलपमेंट का इशू था, टोपोग्राफी जो क्या कहते हैं भूभाग पठार ये सब जो थे उसका भी डिफरेंस था। इसके अलावा आप अगर देखो तो एक एलिमेंट ऑफ होमोजेनिटी की बात की जाती है। होमोजेनिटी मतलब एक रूपता। तो जैसे इन्होंने बहुत बार जो डिमांड करा ना, तो डिमांड में ये भी बात थी कि भाई एक तरह के भाई जो भी ट्राइबल पीपुल है, जो यहाँ के ओरिजिनल लोग हैं, जिसको आप बोलते हो मूल निवासी, इसको बोलते हो इंग्लिश में क्या बोलते हो? एबोरिजिनल, ठीक है। इसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? मूल निवासी। जो यहाँ के मूल निवासी है उनमें एक एलिमेंट ऑफ होमोजेनिटी नहीं मिल पा रही थी, एलिमेंट ऑफ होमोजेनिटी, एलिमेंट ऑफ होमोजेनिटी। तो ये चाह रहे थे कि भाई डेवलपमेंट नहीं हुआ है लोगों का, कम से कम अगर अलग सरकार अलग राज्य दे देगी तो हमारा जो होमोजेनिटी एक रूपता जो है सारे ट्राइबल पीपुल का डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन सरकार बहुत बार इनके मांग को डिनाई करती रही। देखो सरकार का बोलना था भाई लैंग्वेज के लिंग्विस्टिक आधार पर हम स्टेट को नहीं बांटेंगे, लिंग्विस्टिक आधार पर हम स्टेट को नहीं बांटेंगे। अगर आप बोलोगे कि सब बंगाली बोलने वाले एक तरफ रह जाए, सब मलयालम बोलने वाले एक तरफ रह जाए, सब ट्राइबल पीपल एक तरफ रह जाए, तो उससे बड़ा दिक्कत है। प्लस वैसे भी झारखंड में देखो तो बहुत सारे ऐसे हमारे राज्य हैं, डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी झारखंड राज्य की अगर हम बात करें, जब ये पहले बिहार था तो भाई बिहार में मान लो पहले पलामू था, लातेहार था, सिमडेगा, सब तो डिस्ट्रिक्ट थे ही। तो सरकार का बोलना था कि भाई अगर हम सिर्फ ट्राइबल पीपल के लैंग्वेज के आधार पर देखेंगे ना, तो कुछ डिस्ट्रिक्ट मान लो, अगर आप झारखंड को देखो, यहाँ देखो, जैसे एन डिस्ट्रिक्ट में ट्राइबल पीपल का पॉपुलेशन अच्छा है, पलामू में नहीं है, ठीक है। फिर आपको गुमला में है, सिमडेगा में भी कुछ है, वेस्ट सिंहभूम में भी है, लेकिन रांची में नहीं है, हजारीबाग में नहीं है। तो बोले कि इस तरह से हम तोड़ के आपको नहीं दे पाएंगे। मतलब देखो क्या होता है ना कि अगर किसी को हम बाइफर्केट करेंगे तो एक ही जगह से करेंगे ना। अब बीच का पॉपुलेशन नहीं है और इधर इधर ट्राइबल पीपल हो तो कैसे दिया जाए? और लैंग्वेज के आधार पे, सिर्फ भाषा के आधार पे कहीं स्टेट का बाउंड्री ड्रॉ कर देना ये सही नहीं है। मान लो हम भाषा के आधार पर बांट दिए, अब भाषा में भी क्या है कि बहुत लोग नहीं है, पॉपुलेशन देखोगे तो जहाँ मान लो उसमें जो पॉपुलेशन थी लगभग 86 लाख पॉपुलेशन थी सिर्फ एसपी डिवीजन और
और आपका ये जो क्या कहते हैं छोटा नागपुर और एसपी डिवीज़न का, तो संथाल परगना और छोटा नागपुर डिवीज़न का, तो उनका बोलना था कि भाई 86 लाख में मात्र 24 से 25 लाख ही जो है ना ट्राइबल पीपल है, और अगर तुम लोग को होमोजेनिटी देने लगे तो बाकी लोग का क्या होगा? बाकी लोग तो नेग्लेक्ट हो जाएंगे, इग्नोर कर दिए जाएंगे। तो इशू बहुत सारे थे, मैं आपको जस्ट अभी बता रहा हूँ कि देखो क्या क्या फैक्टर्स काम कर रहा था, ठीक है। अब बात रही कि भाई जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट को तोड़ के बनाना है या जोड़ के बनाना है, जो भी करना है, ये किसके तहत किया जाएगा? तो हमारे संविधान में भाग एक अनुच्छेद 3 जिसे कि आप बोलते हो पार्ट 1 और आर्टिकल 3। तो हमारे संविधान में पार्ट 1 भाग 1 अनुच्छेद 3 में हमारे संविधान ने ये पार्लियामेंट को पूरा राइट देकर रखा है। इट गिव्स पार्लियामेंट द फुल पावर टू इनैक्ट लॉज रिगार्डिंग स्टेट फॉर्मेशन। कि अगर कोई नया राज्य बनेगा तो किसके तहत बनेगा? तो हमारा भाग 1 अनुच्छेद 3 के तहत बनेगा। ये आप लोग ध्यान रखना कि झारखंड भी बना है तो इसी भाग 1 और आर्टिकल 3 के तहत ही बना है। तो अगर इंडिया में कोई भी नया राज्य का फॉर्मेशन होगा, कोई बड़ा राज्य से टूट के कोई छोटा राज्य बनेगा, दो छोटा राज्य आपस में मर्ज होंगे, या कोई स्टेट किसी यूटी का कुछ पार्ट लेके एक नया राज्य बनेगा, नाम बदलेगा, कुछ होगा, तो ये इसी के तहत होगा, ठीक है। तो स्टेट फॉर्मेशन का जो भी नियम प्रावधान है हमारे संविधान के भाग 1 और अनुच्छेद 3 में दिया गया है, तो इसी के तहत झारखंड को भी तोड़कर बिहार से एक नया राज्य, बिहार को तोड़कर झारखंड एक नया राज्य बनाया गया। तो ये सारी बातें रहीं, और जो फाइनली हमको मिला वो बिहार का साउदर्न पार्ट ही टूटा 46% हिस्सा लेके, और बिहार का 18 डिस्ट्रिक्ट को तोड़ के एक नया राज्य का फॉर्मेशन हुआ। ये बस मैं आपको कुछ ऊपर की बातें बता रहा हूँ कि आखिर किन चीज़ों पे बात चल रही थी, क्या क्या कल्चरल डिफरेंस थे, डेवलपमेंट का इशू क्या क्या था, ठीक है, पॉपुलेशन क्या था। तो इन सब चीज़ों को लेकर मैं आपको एक दिमाग में एक छोटा सा एक पहले फ्रेमवर्क बनाना चाह रहा था। इसके बाद हम बात करेंगे अभी बहुत सारे जितने भी मैंने वहाँ पे दिखा रखे हैं ना, हम अभी सबको कवर करेंगे। वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी ऑफ इट, ठीक है। सो ये बात थी। अब हम चलिए देखते हैं इसी में क्या क्या हुआ, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं, समझते हैं। तो मैंने इसे इंट्रोडक्शन बता दिया कि झारखंड बनने की जो कहानी है ना, वो आज़ादी से पहले की है। जब यहाँ के आदिवासी लोग ब्रिटिशर्स से रिवोल्ट कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, 20वीं शताब्दी आते आते जितने मूवमेंट थे, एजिटेशन थे, जो राजनीतिक गतिविधियाँ थी, बहुत तेज हो गई, ठीक है। बिहार ऑलरेडी 1912 में कलकत्ता से टूट के बना था, बंगाल से टूट के बना था, तो अब झारखंड जो है उसको बिहार से टूटना था, ठीक है। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने काम करा, और जे बर्थलोमेन जो है उसे झारखंड आंदोलन का जनक कहा जाता है, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं पहला तो डक्का स्टूडेंट यूनियन। अब डक्का छात्र संघ की कहानी सुनते हैं। देखो, डक्का छात्र संघ इसे बनाया किसने था? तो इसे बनाया था जे बर्थलोमेन ने, ठीक है। जैसे मैंने बताया था जे बर्थलोमेन, ठीक है, इन्होंने ही बनाया था। और ये जो है ये बेसिकली क्या था कि स्टूडेंट यूनियन था। क्या था ये? कि स्टूडेंट यूनियन था। अब बस मुझे सुनते चलो, उतना ही पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। डक्का छात्र संघ बेसिकली एक छात्र का संघ था, यूनियन था, जो कि सेंट कोलंबस कॉलेज जो कॉलेज था चाईबासा में, उसके छात्रों का एक यूनियन संघ था, डक्का या स्टूडेंट यूनियन। बनाया किसने था? जे बर्थलोमेन ने बनाया था। यही इसके पॉइनियर थे, यही इसके नींव रखने वाले थे। और ये बेसिकली क्या कर रही थी कि जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं उनके प्रॉब्लम्स को डील कर रही थी। जो भी ट्राइबल स्टूडेंट हैं, जो आदिवासी छात्र हैं, उनको जो समस्या हो रही थी उसको दूर करने का काम कर रही थी। अब हम शुरू से कहानी ले रहे हैं, तो बस कहानी सुनते चलना। शुरू क्या था ना कि एक धार्मिक और सांस्कृतिक संगठन था। अर्लियर इट वाज रिलीजियस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और उसी को लेकर बहुत सारे सेमिनार या डिस्कशंस किया करता था। अब देखो होता क्या है कि एक मीटिंग इन्होंने रांची में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी और कुछ फंड का व्यवस्था करने की कोशिश किया ताकि इस ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा किया सके। वही मैंने यहाँ लिख रखा है कि मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड इन रांची टू रेज फंड। और एक ब्रांच, एक शाखा भी वहाँ खोलना चाह रहे थे, और किसके अंडर में? अंडर द सुपरविजन ऑफ पीटर हार्वर्ड, ठीक है। कि नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा। अब देखो, द यूनियन वाज सक्सेसफुल इन मोबिलाइजिंग ट्राइबल स्टूडेंट टू डिमांड देयर बेटर एजुकेशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटी। यूनियन कहीं ना कहीं थोड़ा इस मामले में सफल रहा कि वो स्टूडेंट्स का जो डिमांड है उनका बेटर, मतलब देखो, अब बेसिकली ये यूनियन जो खुला था वो छात्रों का समस्या को लेकर खुला था। तो जो छात्रों का एजुकेशन को लेके जो डिमांड था शिक्षा के प्रति, और जो उनका रोजगार का था, उस डिमांड को थोड़ा बहुत सफल रहा सरकार तक पहुंचाने में। लेकिन होता क्या है कि ढाका में
जब सेमिनार देने के बाद जब जे बर्थमैन वहाँ से लौटते हैं तो एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, इसका नाम है क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये जो ढाका स्टूडेंट यूनियन है उसको चेंज करके ढाका से लौट के जे बर्थमैन क्या करते हैं 1912 में एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, इसका नाम क्या है, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखना सारी कहानी जुड़ी हुई है, ढाका स्टूडेंट यूनियन, उसके बाद आया क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो 1912 में इसकी इन्होंने स्थापना की। अब देखो इसमें बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे कि आप नाम देख रहे हो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका बेसिकली मेन एम क्या था, इट्स प्राइमरी रोल वाज टू हेल्प पुअर और वीक क्रिश्चियन स्टूडेंट, लेटर इट टर्न इनटू ए शेप ऑफ हेल्पफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आदिवासी। देखो इसकी प्राथमिकता क्या थी कि जो गरीब या कमजोर ईसाई वर्ग के छात्र हैं इनकी मदद करना, समझे। वहाँ क्या था कि वहाँ आदिवासी छात्र, अब भाई आदिवासी ईसाई हो ये जरूरी तो नहीं है भाई, क्रिश्चियन ट्राइबल भी लोग हैं और नॉन क्रिश्चियन ट्राइबल भी लोग हैं। तो लेकिन बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, ये जो संघ था, ये बेसिकली किसके लिए फोकस था कि जो भी क्रिश्चियन पुअर वीक स्टूडेंट्स हैं ना, उनके नीड्स को कैटर किया जाए, उनको सहायता प्रदान किया जाए। अब देखो बाद में यही ऑर्गेनाइजेशन आगे चल के इसका नाम चेंज हुआ, जैसे मैंने लिख भी रखा कि ढाका स्टूडेंट यूनियन वाज रीनेम्ड बाय एजुकेटेड क्रिश्चियन ट्राइब्स टू द क्रिश्चियन यूनियन। जैसे मैंने आपको बताया था कि ढाका स्टूडेंट संघ का जो छात्र संघ है उसका नाम बदल के क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया, यही बात वहाँ बोल रहा है। अब बाद में इसका नाम कर दिया गया छोटा नागपुर इंप्रूवमेंट सोसाइटी, यही ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, जो कि बेसिकली किस बात पर डील कर रहा था कि रैपिड पॉलिटिकल इकोनॉमिक एडवांसमेंट ऑफ द रीजन, कि भाई जो क्षेत्र है इनका ऐसा मानना था कि जो आदिवासी जनजाति लोग वहाँ रह रहे हैं ना, उनका डेवलपमेंट बिल्कुल हो नहीं रहा। तो डेवलपमेंट हो नहीं रहा तो उनका रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराने के लिए उन्होंने क्या किया, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम पहले तो ढाका स्टूडेंट यूनियन था, जिसको चेंज करके रखा क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, और फिर बाद में बदल दिया किसमें, छोटा नागपुर इंप्रूवमेंट सोसाइटी में। और बाद में छोटा नागपुर इंप्रूवमेंट सोसाइटी का भी नाम बदला गया और रख दिया गया छोटा नागपुर उन्नति समाज। अब देखो यहाँ पे एक ध्यान देना, किसी बुक में डायरेक्टली लिखा हुआ कि छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 में बना, पर किसी बुक में दिया गया है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज का नाम इंप्रूवमेंट सोसाइटी से बदल के उन्नति समाज कब किया गया, 1928 में किया गया। तो ये कन्फ्लिक्शन है जो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। छोटा नागपुर उन्नति समाज आपको मैंने जितनी भी किताबें फॉलो करी, मैक्सिमम जगह आपको दिया 1915 में बना था, लेकिन क्राउन ने दे रखा है स्पेशली कि छोटा नागपुर उन्नति समाज, छोटा नागपुर इंप्रूवमेंट सोसाइटी से नाम बदल के छोटा नागपुर उन्नति समाज 1928 में रखा गया। तो ये एक डाटा है, मैं चाहता हूँ आपको दोनों बताऊँ, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन ये जो छोटा नागपुर उन्नति समाज बना, इसका भी कुछ लूप होल्स था। देखो क्या था, इसमें जो मेंबरशिप था ना, द मेंबरशिप वाज लिमिटेड टू क्रिश्चियन एंड नॉन क्रिश्चियन ट्राइब्स एंड नो नॉन ट्राइबल पीपल कुड बिकम मेंबर। ये जो छोटा नागपुर उन्नति समाज था, इसमें जो अगर आपको सदस्यता किसको दी गई थी, तो सिर्फ ईसाई लोग, जो ईसाई आदिवासी ईसाई जनजाति के लोग हैं, ठीक है, या नॉन ईसाई जनजाति के लोग हैं, लेकिन गैर आदिवासियों के लिए इसमें कोई जगह नहीं था, ठीक है। तो बेसिकली कौन मेंबर हो सकता है छोटा नागपुर उन्नति समाज का, जो क्रिश्चियन है लेकिन ट्राइबल पीपुल हैं, जो नॉन क्रिश्चियन ट्राइबल पीपुल है लेकिन जो नॉन ट्राइबल, जो गैर आदिवासी लोग हैं, उनके लिए इस उन्नति समाज, इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई सदस्यता, कोई मेंबरशिप की व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। अब देखो इस सोसाइटी का, जो छोटा नागपुर उन्नति समाज है, इस सोसाइटी के फाउंडर कौन कौन थे, तो मैंने दे रखा है जोएल लकड़ा, आनंद मसीह टोपनो, थेबले उरांव, पॉल दयाल, अल्फासो कुजर और बांदी उरांव। तो ये सब जो थे इस छोटा नागपुर उन्नति समाज के बेसिकली जो थे वो कौन थे, संस्थापक थे। अब ये जो छोटा नागपुर उन्नति समाज बना, इसके पहले आपने देखा ढाका स्टूडेंट यूनियन, जो स्टूडेंट के प्रॉब्लम्स को, एजुकेशन शिक्षा से जुड़े हुए प्रॉब्लम को दूर करता था, उसको थोड़ा एडवांस लेवल पे क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन लेके आया था, ठीक है। अब उसमें ये जो छोटा नागपुर उन्नति समाज बना, इसका एम क्या रहा, इसका उद्देश्य क्या रहा, तो देखो इसका एम था सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल एडवांसमेंट ऑफ द ट्राइबल पीपुल। अब बेसिकली जो जनजातीय लोग हैं उनका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उन्नति के लिए ये जो छोटा नागपुर उन्नति समाज है, ये काम करने में अग्रसर रहा। इसके अलावा इसने डिमांड भी करी गवर्नमेंट से रिजर्वेशन की, किससे, इन जनजातीय लोग को रिजर्वेशन दिया जाए सरकार में, इस बात की डिमांड भी करी। और सिर्फ उसी में नहीं, विधायिका में भी। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज बनने के बाद इन्होंने जो जनजातीय लोग हैं उनका सामाजिक स्तर पे विकास हो, राजनीतिक स्तर पे विकास हो, आर्थिक स्तर पे विकास हो, साथ ही साथ जो हमारा विधानसभा है, लेजिस्लेचर, या फिर आप कह लो तो गवर्नमेंट में इनको नौकरी के लिए रिजर्वेशन मिले, और विधायिका में भी इनको संरक्षण या रिजर्वेशन जिसको कि आप बोलते हो आरक्षण, सॉरी, वो
दिया जाए, इस बात की प्रस्ताव भी सरकार के पास रख रही थी। ऑल्सो इट प्रेजेंटेड फर्स्ट डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ ए सेपरेट प्रोविंस इन झारखंड एरिया। अब इस बात को ध्यान देना, अब छोटा नागपुर 29 समाज बनने के बाद पहली बार झारखंड में एक सेपरेट प्रोविंस की मांग की गई। देखो स्टेट की बात नहीं हो रही, एक क्षेत्र, प्रोविंस से आप एक क्षेत्र समझना कि एक अलग क्षेत्र की मांग की गई, ताकि ये जो जनजातीय लोग हैं ना, ये जो ट्राइबल पीपुल हैं, इनका डेवलपमेंट किया जा सके। तो एक प्रोविंस की मांग की गई, ठीक है, एक क्षेत्र की मांग की गई। लेकिन हुआ क्या है कि बट इट फेल्ड टू इन मोबिलाइजिंग द मासेस टुवर्ड्स लार्ज स्केल पॉलिटिकल एक्टिविटीज। लेकिन ये बड़े पैमाने पर लोगों को जुटाने में सक्षम नहीं हो पाया। इसके पीछे कारण मैं आपको बताता हूँ। देखो आपने यहाँ देखा था, यहाँ पे क्या था कि क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन ट्राइब्स को इसका मेंबर बना सकते हैं, नॉन ट्राइबल को आप मेंबर बना ही नहीं सकते हो। लेकिन भाई जो भी झारखंड को लेके आप चल रहे थे, जो आपके दिमाग में चल रहा था कि इस एरिया को हम इस प्रोविंस का अलग डिमांड करेंगे, वहाँ नॉन ट्राइबल पीपल का ही पॉपुलेशन काफ़ी था। तो अगर आप सिर्फ ट्राइबल के लिए फ्रंट बना रहे हो और लोग पॉपुलेशन उतना है नहीं, तो आपको उतना ज़्यादा मैसिव सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, तो मास मूवमेंट बन ही नहीं पा रहा था। अब देखते हैं साइमन कमीशन की बात। तो अभी तक हमने कब बात कर ली थी, मैंने बोला कि 1928 की बात है। छोटा नागपुर 29 समाज का नाम बदल के इम्प्रूवमेंट सोसाइटी से 29 समाज इसका नाम कब रखा गया, क्राउन के हिसाब से 1928, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन छोटा नागपुर 29 समाज 1915 में बना, ऐसा सारे बुक में लिख रखा है। अब देखो साइमन कमीशन की बात करते हैं। साइमन कमीशन क्या था, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, अगर भारत का इतिहास देखा होगा या पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, पर फिर भी हम इसको डिस्कस करते हैं। देखो हुआ ये था ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारत का जो इंडियन एक्ट था 1919 का, भारत सरकार का जो अधिनियम था, जिसे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी आप बोलते हो। क्या बोलते हो? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ये जो बना था, इसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स किए गए थे। जब ब्रिटिश शासन कर रहा था भारत पे, उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, जिसे कि आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हो, उसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किए गए थे। डायआर्की का सिस्टम इसी समय इंट्रोड्यूस किया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डायआर्की कब इंट्रोड्यूस की गई। डायआर्की कब इंट्रोड्यूस की गई? तो भाई 1919 में की गई। तो ब्रिटिश सरकार का ये मानना था कि इस रिफॉर्म को हम लाते हैं और 10 साल बाद इसका हम रिव्यू करेंगे। 10 साल बाद कि जो भी हमने 1919 के भारत अधिनियम में जो जो बदलाव करे, जो जो संवैधानिक चेंज हमने करे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो किए थे, ठीक है, जिसमें भारत के लोगों को भी अलग से इनको भी कुछ अधिकार दिए जाने वाले थे इस रिफॉर्म के हिसाब से। इसको मैं पूरा लिख दूं क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसी को आप बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो भारत सरकार ने जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स बनाए थे इस भारत अधिनियम 1919 के तहत, वो 10 साल बाद उसका रिव्यू करना चाह रहे थे। लेकिन उन्होंने कुछ अर्ली रिव्यू करा दिया और 1927 में ही एक कमेटी बनी, ठीक है, जो ये जो भारत अधिनियम 1919 बना, इसके चीज़ों में क्या क्या बदलाव हुआ और किस तरह से चीज़ें चली, इसको रिव्यू करने आ रही थी। तो ये जो 1927 में बना, यही आपका साइमन कमीशन है, जो कि इंडिया में आया कब? 1928 में बना। ये 1927 में, ये लगभग नवंबर 1927 को बना था और ये फरवरी 1928 में भारत आया। लेकिन ये बेसिकली था क्या? साइमन कमीशन क्या था? ये ब्रिटिश मेंबर्स का ना एक ग्रुप था, 7 ब्रिटिश मेंबर का एक ग्रुप था, जो कि ये देखता कि जो अधिनियम में बदलाव किए गए हैं वो भारत में सही तौर पे चल रहे हैं कि नहीं, सही तौर से हक दिया गया है कि नहीं भारतीय लोगों का, और पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ इंडिया को भी डिसाइड करने वाला था। पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ इंडिया, भारत का राजनीतिक स्थिति क्या होती। लेकिन जब ये साइमन कमीशन भारत में आया तो इन्होंने देखा क्या कि भाई 7 के 7 मेंबर सारे के सारे ब्रिटिश हैं। अब भारत से कोई आदमी है ही नहीं इस कमेटी में, तो भाई ये क्या रिव्यू करेगी, क्या रिपोर्ट देगी? ये तो सब अपने फेवर में रिपोर्ट दे देगी। तो पूरा का पूरा बॉयकॉट हुआ था इस साइमन कमीशन को। गो बैक साइमन, गो बैक का नारा लगा था। जॉन साइमन जो थे इसके मेन आदमी थे, इसलिए इसका नाम साइमन कमीशन पड़ा। चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, चाहे जिन्ना, जो लोग हो, सभी लोगों ने इसका बॉयकॉट किया था, ठीक है। और लाहौर में भी बहुत, मतलब हर जगह, इंडिया में हर जगह इसको बॉयकॉट का सामना करना पड़ा। तो एक पॉइंट जो यहाँ झारखंड के राज्य, मतलब झारखंड के राज्य का जो स्ट्रगल था, उससे एक पॉइंट जो निकल के आता है
कि an important event took place during Simon Commission in 1928 for the formation of Jharkhand. A memorandum was sent to the commission but British government did not discuss it. भाई साइमन कमीशन को भी एक प्रस्तावना भेजी गई थी कि भाई झारखंड एक अलग राज्य के बारे में आप सोचिए, ताकि यहाँ के जो जनजातीय लोग हैं उनकी स्थिति भी ठीक हो, लेकिन इस पे साइमन कमीशन ने कोई भी डिस्कशन नहीं किया। तो ये एक बात बस आप ध्यान रखना कि जो प्रपोजल है साइमन कमीशन को भी भेजा गया था, एक ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन इन्होंने उस पर कोई डिस्कशन नहीं करा, इसलिए साइमन कमीशन का यहाँ जिक्र हुआ है। मैंने बोला कि मैंने एक एक चीज़ को डिस्कस कर दूंगा यहाँ पे। अब हम आते हैं किसान सभा पे। तो हमने 1929 में लिटरली क्या हुआ था कि उन्होंने हटाया था साइमन कमीशन का कहानी। तो अब हम 1929 के बाद का देखते हैं। मैंने बोला ना कि 1928 में वो आया था और लगभग जो 29 में इनको रिपोर्ट सौंपी गई थी कि भाई कम से कम झारखंड एक अलग राज्य के लिए सोचो, जो उन्होंने डिस्कस नहीं करा था, तो एक तरह से रिजेक्ट ही कर दिया। तो वो लगभग 1929 का समय था। अब देखते हैं उसके बाद क्या हुई। तो देखो फिर किसान सभा बना। अब हुआ ये कि देखो यही 29 समाज, जो छोटा नागपुर 29 समाज बना था, अब इसके जो नेता थे, द लीडर्स ऑफ द 29 समाज वर डिसअपॉइंटेड विद द अर्बन एंड मिडिल क्लास बायस ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड वेर ईगर टू मेक इट ब्रॉड बेस्ड एंड यूनिफाइड प्लेटफॉर्म। देखो अब जो छोटा नागपुर 29 समाज के जो भी नेता लोग थे ना, वो देख रहे थे कि भाई 29 समाज में भी काफ़ी अर्बन और मिडिल क्लास लोगों का बोलबाला हो गया और ये बायस्ड है कि जो जनजातीय लोग हैं ना, उनका डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे भी नहीं। ठीक है, तो भाई इस चीज़ से वो काफ़ी क्षुब्ध थे, ठीक है, दुखी थे, और वो चाहते थे कि इस प्लेटफॉर्म को एक बड़ा यूनिफाइड, एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जाए, और जिससे कि ये जो लोकल जनजातीय लोग हैं, ये लोकल नहीं बोलना है, ये जो जनजातीय लोग हैं, जो ट्राइबल पीपल है, इनका डेवलपमेंट अच्छे से हो सके, इनका विकास हम अच्छे से कर पाए। और अलग राज्य का जो मांग या अलग प्रोविंस की उससे मांग थी, अलग राज्य की मांग तो उसमें थी नहीं, एक क्षेत्र की मांग थी, उस क्षेत्र पे हम लोग को गवर्नमेंट एग्री कर जाए या कम से कम लोगों तक बात पहुंच जाए। तो जो भी 29 समाज के लीडर थे वो देख रहे थे कि वहाँ पे जो भी रिच लोग हैं या जो मिडिल रिच लोग हैं, ठीक है, उन लोग ज़्यादा जो है उस पर हावी है, वो बायस्ड है, तो ट्राइबल पीपल का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो अब वो सोचते हैं कि भाई इस एक चीज़ को बड़ा कैसे बनाया जाए, क्योंकि भाई मास सपोर्ट तो मिल नहीं रहा है। तो उन्होंने क्या किया, दो चीज़ को इंट्रोड्यूस किया। एक इंट्रोड्यूस किया क्या, लैंड प्रॉब्लम्स, भूमि की समस्याओं को जोड़ दिया, दूसरा पिजेंट्री को जोड़ दिया। ठीक है कि भाई उन्होंने सोचा कि अगर हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, हाँ, अगर हमें अपने संघ को या समूह को बड़ा बनाना है, यूनिफाइड एक बड़ा ब्रॉडर प्लेटफॉर्म पे लेके आना है ना, तो हमें दो चीज़ को जोड़ना होगा। एक तो भूमि की समस्याओं को, और किसानों को, पिजेंट्री को हमको जोड़ना होगा, किसानों को शामिल करना होगा। नहीं शामिल करेंगे तो ये एक जन आंदोलन नहीं बन पाएगा, एक मास मूवमेंट जिसे कि आप जन आंदोलन कहते हो, वो नहीं बन पाएगा। तो इन्होंने दो चीज़ इंट्रोड्यूस करा। अब होता क्या है कि तब थेबल उरांव और पॉल दयाल एंड अदर्स डिसाइडेड टू लीव 29 समाज। अब जो 29 समाज बना था 1915 में, जिसका नाम बदल के 1928 में रखा गया था इंप्रूवमेंट सोसाइटी से 29 समाज, इसी 29 समाज से थेबल उरांव, पॉल दयाल और कुछ और लीडर मिलके उसको छोड़ देते हैं और एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। इसका नाम क्या है, किसान सभा। ये कब बना, 1930 में, कहीं कहीं 1931 भी लिखा हुआ है। मैं बोल रहा हूँ ना, झारखंड के हर एक राइटर ने ना अपना ही कुछ डाटा लिख रखा है। तो 1930 में बना हमारा किसान सभा। अब किसानों को इसलिए जोड़ा जा रहा था ताकि इसको एक जन आंदोलन, मास मूवमेंट बनाया जाए, ताकि बहुत लोगों तक बात को पहुंचाया जा सके। ठीक है, अब देखो किसान सभा ये जो बना, अब इसका क्या व्यू रहा। देखो जो किसान सभा बना ना, वो बिलीव करते थे रेडिकल एक्शन में। रेडिकल एक्शन मतलब जो नहीं होता है, क्या कहते हैं आप, थोड़ा उग्र नेचर के लोग थे, एक्सट्रीमिस्ट आप बोल सकते हो, रेडिकल एक्शन जो लोग हैं। ठीक है, अब द किसान सभा बिलीव्ड इन रेडिकल एक्शन, मोबिलाइजेशन ऑफ द पीजेंट्री टू फोर्स द गवर्नमेंट टू एक्ट, वेयर एज 29 समाज बिलीव्ड इन पिटिशन एंड मेमोरेंडा। द डिफरेंस वाज एग्जैक्टली एज एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स ऑफ द कांग्रेस। अब इसको समझना, जैसे आपने एक सुना होगा, एक गरम दल, एक नरम दल। आज़ादी के समय भी आपने दो चीज़ सुन रखा होगा, एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, एक एक्सट्रीमिस्ट और एक मॉडरेट। तो एक गरम वाले लोग थे, वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो बिलीव करते थे कि वायलेंस से ही कुछ अचीव हो सकता है, फोर्स से हम कुछ अचीव कर सकते हैं। और मॉडरेट जो थे वो सोचते थे कि हम बस पीसफुल एजिटेशन से, ठीक है, बस धरना प्रदर्शन करके हम चीज़ों को अचीव कर लेंगे, सरकार से चीज़ों को मनवा लेंगे। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि भाई सिर्फ शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन से काम नहीं चलेगा, थोड़ा उग्र बनना होगा, थोड़ा सा क्या कहते हैं, रिबेलियस नेचर बनाना होगा। तो ये जो 29 समाज से किसान सभा बनाना, ये भी जो था ना, ये थोड़ा रेडिकल एक्शन, ये एक्सट्रीमिस्ट टाइप के लोग थे, ये थोड़ा गरम दल के लोग थे। और इनका मानना था कि हम लोग फोर्स यूज करेंगे सरकार को अपनी बात को मनवाने के लिए।
ठीक है, यही बात वहाँ पे लिख रखा गया है। ओके, तो किसान सभा हो गया, अब आगे चलते हैं। अब देखो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के बारे में बात करते हैं। अब छोटा नागपुर कैथोलिक सभा जो बनाने वाले थे वो दो लोग थे बेसिकली, एक तो बेनिफिशियल लकड़ा और इग्निस बेक। अब इग्निस बेक और बेनिफिशियल लकड़ा ने बनाया क्या, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा कब बनाया, 1933 में। तो 1930 में किसान सभा बना है, कहीं कहीं आपको 1931 से मिलेगा, फिर 1933 से बना छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। ठीक है, अब इसका मेन क्या था कि सोशियो रिलीजियस एंड इकोनॉमिक एडवांस। ठीक है, तो ये जो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा बना, इनका भी जो एकमात्र एम था कि भाई सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक प्रगति मिले, किसको, ट्राइबल लोगों को। लेकिन साथ ही साथ ये पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्टेड थे। ये जो कैथोलिक सभा बना, ये राजनीति में भी अपने आप को लाना चाहते थे। इनको लगता था कि भाई राजनीति में जब तक नहीं आएंगे तब तक हमारा कोई भी डिमांड माना नहीं जाएगा। अब होता क्या है कि जो बेनिफिशियल लकड़ा है, इग्निस बेक है, ये दोनों ना 1937 का जो चुनाव होता है ना, उसको लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। ठीक है, कहानी सुनते चलना। अब इग्निस बेक जो उसमें व्यक्ति थे, उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल जाता है। ठीक है, बहुत सारे लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस को आप कहते हो ना कि भाई विधानसभा के कार्यकाल के दौरान उनको अच्छा खासा जो है विधायिका का अनुभव मिल जाता है, और वो कन्विंस होते हैं एंड वाज कन्विंस दैट आईएनसी लाइक पार्टी कुड नॉट सर्व अप टू द इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल पीपल। अब ये इंपॉर्टेंट इसको समझना, इग्निस बैग और बेनिफिशियल लकड़ा ये दोनों 1937 का चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। जब जीतते हैं तो इग्निस बैग को ऐसा महसूस होता है, जब काफ़ी अनुभव ले लेते हैं राजनीति में, तो उनको ऐसा महसूस होता है कि जो उसमें पार्टी थे ना, आईएनसी क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसमें तो भाई एक ही बहुत बड़ी पार्टी थी देश की। तो उनको लगता है कि जो इतनी बड़ी पार्टीज है ना, इतनी बड़ी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये ट्राइबल पीपल, ये जो जनजातीय लोग हैं, इनके इंटरेस्ट के लिए, इनके हित के लिए काम नहीं करेगी या इनको सेवा प्रदान नहीं कर पाएगी इतनी बड़ी पार्टी। ठीक है, सो वो क्या सोचते हैं कि ही ऑल्सो रियलाइज दैट द अदर ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन सेपरेट प्रोविंस स्ट्रगल कुड नॉट गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द ट्राइब्स। इसके अलावा सो रहे थे कि जो अलग लोग हैं और भी जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे थे, देखो ये तो कैथोलिक सभा है, उधर किसान सभा भी था, तो जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे थे किसके लिए, एक अलग प्रोविंस की जो मांग कर रहे थे क्षेत्र की, उनको ये लग रहा था इग्निस बेक को कि ना ही इतनी बड़ी पार्टी ट्राइबल पीपल के लिए काम करेगी या उनके हित में काम कर पाएगी, और ना ही वो लोग जो सेपरेट प्रोविंस स्ट्रगल में शामिल है वो भी इन जनजातीय लोगों जो है ना, इनके स्थिति में सुधार करने में जिम्मेदारी नहीं निभा पाएंगे। ये ऐसा इनका सोच था। इसके अलावा क्या होता है, बिसाइड्स दिस, so besides massive win of INC in 1937 election, he strengthened the demand for a separate province. इसके साथ क्या होता है, 1937 के चुनाव में ये भारी जीत जाते हैं। ठीक है, ये काफ़ी बहुमत से जीत जाते हैं, तो वही लिख रखा है। इसलिए 1937 के चुनाव में आईएनसी की भारी जीत के अलावा उन्होंने एक अलग प्रांत की मांग को मजबूत किया। तो इन्होंने भी क्या रहा कि एक अलग प्रांत के मांग को जारी रखा इन्होंने भी। अब देखो, अभी तक क्या थी कि इग्निस बेक को ये समझ में आ गया था, चाहे आईएनसी हो चाहे वो सारी पार्टियाँ जो अलग प्रोविंस की मांग कर रही हैं, वो ट्राइबल पीपल के डेवलपमेंट के लिए काम नहीं कर पाएंगी, क्योंकि भाई बहुत ग्राउंड स्तर पर जाके काम करना था, लोगों का डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हुआ था। लेकिन वो भी 1937 के इलेक्शन के बाद वो कैथोलिक सभा जो ये आप देख रहे हो जो बना था, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, ये भी जो है ना वो अलग राज्य के मांग में, अलग राज्य नहीं अलग प्रोविंस के मांग में इस बात को लेकर वो भी उसी मुद्दे पे चलती रही। अब आता है आदिवासी महासभा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आदिवासी महासभा टिक आउट कर लेना। अब इग्निस बेक, जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस मिल चुका था, मैंने वहाँ बोला भी है, वो क्या करते हैं कि इग्निस बेक ट्राई हार्ड टू क्रिएट ए ट्राइबल फ्रंट विच वाज क्वाइट ए डिफिकल्ट टास्क। तो ये चाहते थे ना कि आदिवासी का एक फ्रंट मोर्चा, एक मोर्चा तैयार किया जाए, ठीक ना, जो काफ़ी मुश्किल काम था भाई। आदिवासियों के लिए एक नहीं होता अप फ्रंट, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो आदिवासी मोर्चा को सामने लाके खड़ा कर दे और सारे लोग उसको एक जन आंदोलन का रूप भी दे दे, ये बड़ा डिफिकल्ट काम था। तो क्या होता है कि ही ऑल्सो ट्राई टू गेट इन टच विथ अदर पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन एंड कंटेस्टेड रांची म्युनिसिपल इलेक्शन सक्सीडेड। तो उन्होंने क्या किया कि जो भी पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन जो उनके इस चीज़ में काम कर रहे थे, जो ट्राइबल डेवलपमेंट का काम कर रहे थे, जो जनजातियों के विकास के लिए काम कर रहे थे, उनके साथ जुड़ते हैं और रांची में जो म्युनिसिपल इलेक्शन होता है उसको कंडक्ट कराते हैं और उसमें जीत भी जाते हैं। अब क्या होता है कि जब सक्सेस मिल जाता है, वो इलेक्शन में जीत जाते हैं, तो जितने भी पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे थे वो इनके साथ अलायंस बरकरार रखते हैं, एक जुड़ाव बरकरार रखते हैं, संगठन करके रखते हैं और आदिवासी महासभा ही बनाते हैं 1938 में। तो आदिवासी महासभा कब बना? 1938 में। तो ये इलेक्शन जीतने के बाद ये अपने अलायंस को एक साथ रखते हैं, इसी अलायंस का नाम दिया गया आदिवासी महासभा, जो कि 1938 में बना है, ध्यान रखना।
अब 1939 में क्या होता है, अब देखो थोड़ा टर्निंग पॉइंट आएगा। अब हमारे जयपाल सिंह मुंडा जी की एंट्री होगी। अब 1939 में जयपाल सिंह मुंडा ज्वाइन करते हैं आदिवासी महासभा को। अब जयपाल सिंह मुंडा एक बहुत ही रिनोन्ड नेम है। जयपाल सिंह मुंडा के बारे में कुछ बातें अब जान लो। इनका जन्म कब हुआ था? 1903 में हुआ था। कहाँ? खूंटी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ये एक जाने माने पॉलिटिशियन रहे, राजनेता रहे और राइटर भी रहे, स्पोर्ट्समैन भी रहे और एक बहुत ही क्वालिफाइड एजुकेटेड व्यक्ति थे। एजुकेटेड क्वालिफाइड का लो जो भी, एक बहुत ही इमिनेंट पर्सनालिटी के, एक अच्छे व्यक्तित्व के आदमी थे, जो नेता, लेखक, एक अच्छे प्लेयर, ठीक है, ये सब रहे। तो इनका जन्म 1903 में हुआ था। इन्हीं की अगुवाई में भारत ने पहली बार 1928 में जो समर ओलंपिक हुआ उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल क्लिंच किया था। तो हॉकी में पहली बार भारत ने 1928 में समर ओलंपिक, जो कि एम्स्टर्डम में हुआ था। कहाँ हुआ था? एम्स्टर्डम में। इसमें इन्होंने क्या किया? गोल्ड मेडल जीता था। गोल्ड मेडल जीता था पहली बार भारत ने। गोल्ड मेडल कब जीता था? तो ध्यानचंद उसमें, हमारे जयपाल सिंह मुंडा कैप्टन थे उस हॉकी टीम के, और 1928 में समर ओलंपिक जो एम्स्टर्डम में हुआ था उसमें गोल्ड मेडल क्लिंच किया था, जीता था। तो अब जयपाल सिंह मुंडा काफ़ी पढ़े लिखे, एक अच्छे व्यक्तित्व के, एक शानदार व्यक्तित्व के आदमी थे। तो उन्होंने क्या किया कि आदिवासी महासभा को ज्वाइन कर लिया और फिर वो इसके प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है, जो कि इसके अध्यक्ष बन गए, ही मैंने लिख रखा है। अब देखो उनके बारे में लिखा हुआ कि वो अच्छी तरह से शिक्षित थे और उत्कृष्ट व्यक्तित्व के आदमी थे, मतलब एक्सलेंट पर्सनालिटी के आदमी थे। ही अट्रैक्टेड बोथ अर्बन रूरल पीपल। अब देखो जयपाल सिंह मुंडा आने के बाद क्या हुआ कि सिर्फ ट्राइबल पीपल नहीं, जो शहरी लोग थे ना, जो अर्बन पीपल थे, ये दोनों लोग को अट्रैक्ट करने में सक्षम रहे, क्योंकि वेल एजुकेटेड थे। तो अर्बन और रूरल पीपल दोनों लोग इनसे अट्रैक्ट हुए और इन्होंने एक स्लोगन दिया। स्लोगन क्या दिया? दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि वी शैल टेक झारखंड, झारखंड इज द लैंड ऑफ आदिवासी एंड नॉन आदिवासी पीपल विल बी टर्न्ड आउट टू बी द रीजन इवन बाय वायलेंस। कि भाई उन्होंने नारा दिया था कि हम झारखंड ले लेंगे, हम झारखंड को लेके रहेंगे। झारखंड आदिवासियों की भूमि है और यहाँ जो भी गैर आदिवासी लोग हैं उनको झारखंड छोड़ना होगा, चाहे उनको हिंसा से ही हम क्यों ना बाहर निकाले, पर हम निकाल देंगे। तो अब जयपाल सिंह मुंडा के आने के बाद ये मूवमेंट, ये जो आदिवासी महासभा है, ये एक बड़े तौर पे उभर रही थी। अब जयपाल सिंह एंड द आदिवासी महासभा सपोर्टेड, अच्छा ये पॉइंट को भी देख लो, इन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश सपोर्टेड ब्रिटिश इन सेकेंड वर्ल्ड वार। देखो सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइम क्या है? 1939 से लेकर 45 तक, आपको पता होगा, द्वितीय विश्व युद्ध का समय है। तो जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी महासभा के साथ ब्रिटिशर्स को सपोर्ट भी किया सेकेंड वर्ल्ड वार में, जस्ट कि उनकी कुछ सिंपैथी मिल सके, वो हमारी बातों को समझ पाए कि हमें एक अलग क्षेत्र दिया जाए, एक अलग क्षेत्र दिया जाए, ताकि हम जो भी यहाँ जनजाति लोग हैं जिनकी अवस्था बहुत ही खराब है उसमें सुधार ला सके। अब देखो इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट सभा डिमांडेड ए कंप्लीट सेपरेट स्टेट फ्रॉम बिहार। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करना। ये पहली बारी थी जब एक अलग राज्य की मांग हुई। अभी तक प्रोविंस, एक क्षेत्र की मांग हो रही थी, एक क्षेत्र की मांग हो रही थी, ठीक है, जहां ट्राइबल पीपल का डेवलपमेंट हो सके, जहां डेवलपमेंट नहीं था, बहुत खराब स्थिति थी। लेकिन ये पहली बार थी जब आदिवासी महासभा ने कब पहली बार एक अलग राज्य की मांग की। तो आदिवासी महासभा ने पहली बार 1938 में एक सेपरेट स्टेट की मांग की। किससे? बिहार से, कि भाई अब बिहार से तोड़ के हमको एक अलग राज्य दे दो। दे ऑल्सो डिमांडेड रिजर्वेशन ऑफ द ट्राइबल पीपल इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके साथ ही साथ जो जनजातीय लोग हैं उनको आरक्षण के लिए मांग किया। कहाँ कहाँ? शैक्षणिक संस्थान में और रोजगार में इनको आरक्षण दिया जाए, इसकी भी डिमांड उन्होंने कर रखी थी। अब soon they realized that membership which was restricted to tribes only should extended to non-tribal people to bring that dream to separate state into reality। देखो हुआ ये कि भाई पहले तो क्या था ना कि जो नॉन ट्राइबल पीपल है, जो गैर आदिवासी लोग हैं, उनको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मेंबरशिप नहीं दिया जा रहा था। लेकिन जब जयपाल सिंह मुंडा है और वो पढ़े लिखे लोग थे, उनको समझ में आ गया कि भाई इस मास मूवमेंट को बढ़ाने के लिए आपने पीजेंट्री को जोड़ दिया, किसानों को जोड़ा, लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम को जोड़ा, भूमि से जुड़ी हुई समस्याओं को भी जोड़ दिया। लेकिन जब तक नॉन ट्राइबल पीपल को मेंबरशिप नहीं देंगे ना, तब तक ये एक बड़े रूप में नहीं आ पाएगा, ये बड़ा आंदोलन, बड़ा जन आंदोलन नहीं बन पाएगा। तो उन्होंने उसमें रियलाइज किया और अब जो भी नॉन ट्राइबल पीपल है, जो गैर आदिवासी लोग हैं, उनको भी साथ मेंबरशिप देना स्टार्ट किया, उनको भी जोड़ना प्रारंभ किया, सदस्यता देना स्टार्ट किया। अब एक और पार्टी की बात, यूनाइटेड झारखंड पार्टी, इसके बारे में बस 2 लाइन सुन लो। अब 1938 तक तो हमने पढ़ ही लिया कि भाई उधर क्या चल रहा है, आदिवासी महासभा चल रहा है। अब 1948 में क्या होता है कि जस्टिन रिचर्ड एंड जयपाल सिंह एक नई पार्टी बनाते हैं, इसका नाम है यूनाइटेड झारखंड पार्टी।
1948 में एक नई पार्टी बनती है, इसका नाम क्या है, यूनाइटेड झारखंड पार्टी। और बाद में जयपाल सिंह एक अलग से पार्टी बनाते हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या रहता है, सिर्फ झारखंड पार्टी। तो जस्टिन रिचर्ड और जयपाल सिंह 1948 में एक पार्टी बनाते हैं, इसका नाम यूनाइटेड झारखंड पार्टी। बस इतना ही आपको जानना है, इसके बारे में कुछ नहीं जानो। बाद में जयपाल सिंह सिंगल अकेले एक पार्टी बनाते हैं, इसका नाम क्या है, झारखंड पार्टी। तो ये रहा यूनाइटेड झारखंड पार्टी और ये रहा झारखंड पार्टी, देख लेना, घबराना मत। जब यूनाइटेड झारखंड पार्टी पूछे तो जस्टिन रिचर्ड और जयपाल सिंह दोनों मिलकर बनाते हैं, लेकिन जब सिर्फ झारखंड पार्टी की बात होगी तो ये किसने बनाया है, ये जयपाल सिंह ने अकेले बनाया था। अब हम आते हैं झारखंड पार्टी पे। अब देखो, अब ये जो आदिवासी महासभा थी उसी का नाम, द आदिवासी महासभा डिसाइडेड टू रीनेम इटसेल्फ टू झारखंड पार्टी एंड एक्सटेंडेड इट्स मेंबरशिप टू नॉन ट्राइबल पीपुल। कि आप जब लोग रियलाइज कर लेते हैं कि जब तक हम नॉन ट्राइबल पीपुल को सदस्यता नहीं देंगे तब तक ये एक जन आंदोलन नहीं बनेगा, तो व्हाट दे डू, दे एक्चुअली स्टार्टेड गिविंग मेंबरशिप टू नॉन ट्राइबल पीपुल ऑल्सो, ताकि ये एक मास मूवमेंट में कन्वर्ट हो सके। तो इसी आदिवासी महासभा का नाम बदल कर रख दिया गया झारखंड पार्टी, और जो भी मेंबरशिप है वो नॉन ट्राइबल पीपुल को भी देने जाना, मतलब देना स्टार्ट कर दिया गया। अब देखो, इट बिकम ए फुल फ्लेज्ड पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम 1950 हैविंग कॉक सिंबल विथ जयपाल सिंह मुंडा एज प्रेसिडेंट एंड इग्निस बेक एज इट्स सेक्रेटरी। देखो इग्निस बेक कहाँ से आ रहा है, मैंने आपको बताया था। अब ध्यान देना, यहाँ से जेपीएससी में एक बड़ा अच्छा प्रश्न निकल के आया था। ये पूछा था कि जो झारखंड पार्टी है उसका सिंबल क्या था, तो कॉक, ठीक है, कॉक जो है इसका सिंबल है, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये बात अब याद रखना कि झारखंड पार्टी का सिंबल क्या था, तो कॉक सिंबल था, मुर्गा छाप, ठीक है। तो अब ये जो पार्टी 1948 में यूनाइटेड पार्टी बनी, उसके बाद फिर जयपाल सिंह मुंडा ने एक अलग पार्टी बनाई, झारखंड पार्टी। अब ये झारखंड पार्टी 1950 तक एक फुल फ्लेज्ड पार्टी बन गया, एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरा, क्योंकि इन्होंने मेंबरशिप जो था ना गैर आदिवासी लोग को भी देना चालू कर दिया था, उनको भी सदस्यता देना चालू कर दिया था। तो अब जब ये पार्टी फुल फ्लेज्ड एक बड़ी पार्टी के रूप में एक पूर्ण राजनीतिक दल बनकर उभरा, तो इसका सिंबल क्या रहा, मुर्गा इसका प्रतीक रहा, कॉक सिंबल रहा, और जयपाल सिंह मुंडा इसका प्रेसिडेंट रहे, अध्यक्ष रहे, इग्निस बेक जो है इसका सेक्रेटरी मतलब कि सचिव रहे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है कि ड्यूरिंग द अर्ली 1950 जयपाल सिंह कैंपेन्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ ए सेपरेट स्टेट एज द ओनली सॉल्यूशन टू द रीजनल प्रॉब्लम। देखो आगे जयपाल सिंह मुंडा जो है कहीं ना कहीं इस बात से सहमत होने लगे कि जब तक हम एक अलग राज्य नहीं बनाएंगे, जब तक हम एक अलग सेपरेट स्टेट हमको नहीं मिलेगा, तब तक हमारा जो ये क्षेत्रीय समस्या है, ये जो अंडर डेवलपमेंट है, जो यहाँ के जनजाति लोग हैं जिनका विकास सही से नहीं हो पाया है, जिनको सही से अधिकार नहीं प्राप्त है, तब तक उनके समस्याओं का सॉल्यूशन मतलब समाधान नहीं हो सकता है। तो ये चाहते थे कि भाई एक सेपरेट स्टेट बनना ही चाहिए, तभी यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो रीजनल लोग हैं, जो जनजाति लोग हैं, उनका डेवलपमेंट, उनका विकास हो सकता है, उनके समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो उन्होंने एक स्लोगन दिया, ये स्लोगन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो था उन्होंने कहा था, लेकिन ये स्लोगन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना कि झारखंड अबुआ एंड डाकू दिकू सिनेमा, ठीक है। झारखंड अबुआ डाकू डिकू, ये दिकू होगा, दिकू करो इसको, सिनेमा। तो इस बात को ध्यान रखना। ये स्लोगन किसने दिया था, तो ये स्लोगन दिया गया था जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा कि झारखंड अबुआ डाकू दिकू सिनेमा। इसका मतलब क्या है कि झारखंड हमारा है और सभी लुटेरे और एलियंस को छोड़ना होगा, जो बाहरी लोग हैं उनको बाहर जाना होगा, यहाँ झारखंड छोड़ के जाना होगा। अब देखो आदिवासी महासभा तो बन ही गया था, अब इस पे लोकल जो अर्बन लोग थे, जो मिडिल क्लास लोग थे और जो लोकल ट्राइबल लोग थे, ये सभी लोग उसके सपोर्ट में आए थे। तो 1952 में जो इलेक्शन हुआ ना, इसमें ये जो झारखंड पार्टी है, ये जो बनी, मैंने बताया था ना आपको, ये जो झारखंड पार्टी बना, आदिवासी महासभा से झारखंड पार्टी बना, इसमें नॉन ट्राइबल पीपल को भी मेंबरशिप दिया गया। अब ये पार्टी 1952 में 32 असेंबली सीट जीत जाती है, 32 विधानसभा की सीटें जीत जाती है और एक डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उभर आती है। एक जो नहीं होता, क्या कहते हैं, एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी के रूप में ये स्थापित हो जाती है, ये उभर आती है। तो 1952 के इलेक्शन में झारखंड पार्टी ने सारे 32 के 32 सीट जीत लिए और एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी के तौर पे उभर आई। लेकिन होता क्या है कि वेल ऑर्गेनाइज्ड डेमोन्स्ट्रेशन वाज टेकन आउट बिफोर एसआरसी एंड जेएचपी लीडर्स डिमांडेड 16 डिस्ट्रिक्ट सेपरेट स्टेट ऑफ झारखंड। अब देखो होता क्या है कि जैसे ये एक प्रमुख पार्टी के रूप में उभरती है ना, तो ये एसआरसी को, एसआरसी क्या है, एसआरसी है आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, एसआरसी स्टैंड्स फॉर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी। तो इन्होंने क्या किया कि जब एक प्रमुख पार्टी के तौर पे ये उभर आया, तो इन्होंने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी के सामने अपना डिमांड को रखा
ये जो भी झारखंड पार्टी के लीडर्स हैं, ठीक है, लेकिन और डिमांड में क्या रखा कि 16 डिस्ट्रिक्ट सेपरेट स्टेट ऑफ झारखंड के झारखंड एक अलग राज्य बनाओ जिसमें 16 डिस्ट्रिक्ट शामिल हो। अब ये 16 डिस्ट्रिक्ट कहाँ से आए पहले ये ध्यान दो। 16 डिस्ट्रिक्ट में 7 डिस्ट्रिक्ट इन्होंने बिहार से मांगा, 7 डिस्ट्रिक्ट बिहार से मांगा। बिहार से कितना डिस्ट्रिक्ट मांगा? 7 मांगा। वेस्ट बंगाल से 3 मांगा, उड़ीसा से 4 मांगा और मध्य प्रदेश से 2 मांगा। तो 7 3 10 4 14 16। तो जैसे ही प्रमुख पार्टी के तौर पर उभरे तो इन्होंने एसआरसी जो है स्टेट रिकॉग्निशन कमेटी के सामने इन्होंने 16 डिस्ट्रिक्ट का एक अलग 16 जिले का एक अलग राज्य का डिमांड किया, जिसमें से 7 राज्य बिहार के थे, 3 राज्य वेस्ट बंगाल के थे, 4 राज्य उड़ीसा के थे और 2 राज्य मध्य प्रदेश के थे। लेकिन एसआरसी जो है, जो स्टेट रिकॉग्निशन कमेटी है, इनके बात से कन्विंस नहीं हो पाई, ठीक है, वो इनकी बातों से सहमत नहीं हो पाए। लेकिन इन्होंने अपना डिमांड रख दिया था एसआरसी के सामने, जिसमें से बिहार के 7, वेस्ट बंगाल को 3, उड़ीसा के 4 और एमपी के 2। इस डाटा को आप याद रखना, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो 52 में इलेक्शन जो हुआ था उसमें तो इन्होंने 32 पे 32 सीटें जीत ली थी। लेकिन जब 1962 का इलेक्शन हुआ ना, तो इस पार्टी को उतना विधानसभा में सीटें नहीं मिली जितना मिलनी चाहिए थी। इनको सिर्फ 20 ही सीट मिला बिहार से। बिहार असेंबली का जो चुनाव हुआ उसमें इनको सिर्फ 20 ही सीट मिला। बिहार विधानसभा में इनको इस बार केवल 20 सीट मिला। पहले इनको कितना मिला था? 32 मिला था। तो 1952 के इलेक्शन में इनको 32 सीट पर जीत प्राप्त हुई, लेकिन 1962 के चुनाव में इनको 20 ही सीट मिला। तो ये जो डिक्लाइनेशन हुआ, ये जो इनका पतन हुआ, इनको कम सीट मिली, इसके पीछे के रीजंस क्या कहते हैं इसको समझते हैं हम। कि देखो बहुत रीजंस थे। पार्टी का जो पतन हुआ, ये जो 32 सीट से 20 सीट मिला, मतलब धीरे धीरे इनकी पॉपुलैरिटी कम होने लगी। इसके रीजन क्या था? पहला कि देखो अब जब झारखंड पार्टी बना ना, इसमें अर्बन लोग का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप था। तो झारखंड पार्टी वाज लार्जली कंपोज्ड ऑफ अर्बन प्रोफेशनल, जो शहरी पेशेवर लोग थे इसमें ज़्यादा शामिल थे। तो ट्राइबल लोग धीरे धीरे कहीं ना कहीं इनसे फेथ, इनसे विश्वास खो रहे थे। इट फेल टू कन्विंस एसआरसी। साथ ही साथ अब भाई शुरू में तुम चुनाव जीते ये बोल के कि हम स्टेट रिकॉग्निशन कमेटी को समझा देंगे कि 16 डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, हमको एक अलग राज्य मिलेगा। लेकिन यहाँ तो मैंने बोल दिया कि एसआरसी इनकी बात से सहमत नहीं हुई। हाउएवर जेएचपी कुड नॉट कन्विंस द एसआरसी कि भाई जो झारखंड पार्टी है वह स्टेट रिकॉग्निशन कमेटी जो है उसको नहीं समझा पाई कि भाई हमको 16 डिस्ट्रिक्ट जो चाहिए अलग, वो उनकी बात पे सहमत नहीं हुए। तो इससे भी क्या हुआ कि इनका थोड़ा सा लोग का भरोसा इनसे उठा। अब देखो स्प्लिट ऑफ क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन ट्राइब्स, कि भाई इनकी जो पार्टी में जो भी ईसाई जनजाति के लोग थे और जो गैर ईसाई जनजाति के लोग थे, इन दोनों के बीच में भी एक डिफरेंस, एक अंतर देखने को मिल रहा था। अब लीडरशिप ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम द ट्राइबल पीपुल। अब कहीं ना कहीं जो जनजातीय लोग थे, आदिवासी लोग को लगने लगा कि जो नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, वो उनके हाथों से छूट रहा है, किन की तरफ जा रहा है? तो ये शहरी पेशेवर लोग की तरफ जा रहा है। तो इससे भी कहीं ना कहीं पार्टी में लोगों का विश्वास कम हुआ। दूसरा बात है कि लॉस इन फेथ इन जीएचपी ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब देखो अब जो सरकार, केंद्र सरकार जो गवर्नमेंट पॉलिसीज लगा रही थी वो इन ट्राइबल पीपुल तक, इन जनजातीय लोगों तक, इन आदिवासी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो इससे भी इनका फेथ कम हुआ। तो ये 4-5 रीजन है कि वो एसआरसी को कन्विंस नहीं कर पाए। ज़्यादा शहरी लोग उसमें हस्तक्षेप ज़्यादा था। क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन जो लोग थे उनमें थोड़ा सा अलगाव देखने को मिला। जो भी पॉलिसी सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना रही थी वो इन तक नहीं पहुंच रही थी। और कहीं ना कहीं नेतृत्व जो था वो आदिवासी के हाथ से निकल के शहरी लोगों, जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो मनी माइंडेड लोग हैं, उनकी तरफ शिफ्ट हो रहा था। ये एक रीज़न था कि झारखंड पार्टी जो 1952 के चुनाव में 32 सीट लेके आई थी, 1962 में 20 सीट पे ही सीमित रह गई। ठीक है। अब देखो होता क्या है कि कांग्रेस जेएचपी मर्जर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान समझना। देखो 1963 से 1970 का जो समय रहा ना, बिहार के लिए बड़ा ही दुखदायी समय रहा। मतलब उन 7 साल में कितने चीफ मिनिस्टर बदल गए, बहुत चीफ मिनिस्टर बदले बिहार में। मतलब बड़ा उठा पटक वाला बिहार की स्थिति रही। मतलब कुछ चीफ मिनिस्टर तो कुछ दिन के लिए बने होंगे, ठीक है, मतलब 1-2 दिन के लिए भी चीफ मिनिस्टर बने। ऐसा है कि 9 दिन में ना लगभग 2 या 3 चीफ मिनिस्टर बदल गए थे, ऐसी हालत हो गई थी। ठीक है, उस बात पे अभी नहीं जाते हैं चूंकि उस समय बिहार ही था, सिचुएशन खराब था, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि होता क्या है कि भाई अब झारखंड पार्टी जब अपना इनका डिमांड घट रहा था, कहीं ना कहीं ये जो प्रमुख पार्टी के तौर पे उभरे थे, ये अब इनका जो प्रसिद्धि है वो कम हो रही थी। तो इन्होंने क्या किया कि कांग्रेस के साथ मर्जर कर लिया। मर्जर मतलब मिलन। अब झारखंड पार्टी कांग्रेस के साथ मिल जाती है। अब वही लिखा हुआ है कि जेएचपी वाज मर्ज्ड विथ इंडियन नेशनल कांग्रेस INC ऑन 20 जून 1963
और ये जो मर्जर था ना, ये जो मिलाप था झारखंड पार्टी का और कांग्रेस का, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वो किसने प्ले किया था? तो विनोदानंद झा ने प्ले किया था। विनोदानंद झा ने प्ले किया था इंपॉर्टेंट रोल इन दिस मर्जर। ठीक है, कि ये जो इनका विलय हुआ कांग्रेस पार्टी का और झारखंड पार्टी का, इसका विलय में सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा विनोदानंद झा का। Soon after the merger, several factions with the INC emerged। अब देखो, जब इनका मर्जर होता है ना, तो भाई INC और इनका मर्जर के बाद भी ना बहुत सारे इससे गुट निकल के अलग हो जाते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे गुट में इनका बंटवारा होता है। अब इसका रीज़न क्या था कि जो मर्जर हुआ था ना, ये सब जो झारखंड पार्टी, इनमें सब नेताओं का राय लेके नहीं हुआ था। ये जयपाल सिंह मुंडा जो हैं वो अकेले एक तरह समझो कि इन्हीं के बाद से पार्टी का मर्जर हो गया था। तो विनोदानंद झा जो है ना, वो जयपाल सिंह को कहीं ना कहीं मोल्ड कर लिए थे कि कांग्रेस के साथ आप विलय कर लीजिए ताकि चुनाव में उनको ही फायदा मिले। अब इसके बाद होता क्या है ना कि जब जयपाल सिंह मुंडा सिर्फ अपने कुछ एक आध दो सहयोगियों के साथ इस पार्टी के साथ विलय कर लेते हैं कांग्रेस के साथ ना, तो इन पर इल्ज़ाम भी लगता है। इन पर इल्ज़ाम लगता है कि जयपाल सिंह मुंडा ने घूस ले लिया है, कांग्रेस ने इन्हें ब्राइब कर दिया है। ठीक है, तभी इन्होंने पार्टी का विलय किया। तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। तो वही मैंने आगे लिख रखा है कि देयर वर रूमर्स दैट कांग्रेस ब्राइब्ड जयपाल सिंह एंड आल्सो जयपाल फॉर बीइंग इन कैबिनेट सोल्ड द इंटरेस्ट ऑफ द ट्राइबल पीपल। एक्चुअली होता क्या है, देखो मैं बता रहा हूँ कि मर्जर होता है झारखंड पार्टी का विलय जब कांग्रेस पार्टी से होता है ना, तो जयपाल सिंह मुंडा को कैबिनेट मिनिस्ट्री का एक पोस्ट दे दिया जाता है। ठीक है, तो अब इनको कैबिनेट मिनिस्ट्री का पोस्ट दे दिया जाए तो लोगों को लगता है कहीं ना कहीं जयपाल सिंह मुंडा ने अपनी पार्टी को बेच दिया है कांग्रेस से। ठीक है, तो ऐसी ही बात थी। अब 1963 से लेकर 1968 के बीच में ना 3 अलग अलग गुट निकल के आते हैं, जिसमें से एक आपका बिरसा सेवा दल है, जिसको भी हम पढ़ेंगे, क्रांतिकारी मोर्चा है, और छोटा नागपुर परिषद है। तो मैंने आपको बोला कि जब कांग्रेस पार्टी का और झारखंड पार्टी का जब विलय होता है तो उसके बाद 63 में विलय हुआ, तो 63 से 68 के बीच में ना बहुत सारे छोटे छोटे फैक्शंस टूटते हैं, बहुत सारे गुट निकलते हैं, जिसमें से एक बिरसा सेवा दल है, एक क्रांतिकारी मोर्चा है, एक छोटा नागपुर परिषद है। अब आइए हम देखते हैं बिरसा सेवा दल के बारे में। अब बिरसा सेवा दल ये किसके नेतृत्व में चलाया जा रहा था? तो भाई जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में। अब बिरसा सेवा दल भी तुरंत कुछ दिन के बाद टूट जाता है। किसमें टूटता है? तो दो सेक्शंस में टूट जाता है। एक सेक्शन जो था, एक वर्ग जो था, उसका ये व्यू पॉइंट ऑफ मिशनरीज एंड अनदर विथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। देखो जल्दी क्या होता है कि ये जो बिरसा सेवा दल ये 2 वर्गों में विभाजित हुआ था और दोनों वर्ग का अलग अलग मत था। एक जो थे वो मत को फॉलो करते थे जो मिशनरियों का दृष्टिकोण है, जो क्रिश्चियन मिशनरी हैं, उनका व्यू पॉइंट्स को लेके चलते थे। एक वर्ग, एक गुट वो लेके चल रहा था, क्योंकि बिरसा सेवा दल 2 गुट में टूट गया। तो एक जो चला वो क्रिश्चियन मिशनरी जो है, जो ईसाई लोग हैं, उनका दृष्टिकोण को लेके चल रहा था। और एक जो था ना वो कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवाद, आपने पढ़ा होगा कहीं कहीं, सुन भी रखा होगा। तो मार्क्सवादी का जो व्यू पॉइंट है उसको लेके चल रहा था। अब जो फेज रहा 1970 से 80 तक का, इसको मिडिल फेज भी बोलते हैं, कि द फेज ऑफ 1970 to 1980 विटनेस द एफर्ट ऑफ स्प्लिंटर्ड ग्रुप टुवर्ड्स द गोल ऑफ सेपरेट स्टेट। अब देखो 1970 से 80 के दशक में भी ना बहुत विभाजन आपको देखने को मिलेगा, कि जो भी पार्टी शुरू में स्टार्ट हुई, जो झारखंड का एक अलग राज्य का, पहले एक अलग प्रोविंस क्षेत्र का मांग कर रही थी, फिर अलग राज्य का मांग कर रही थी, 1970 से 80 के दशक में आपको स्प्लिंटर्ड ग्रुप, मतलब बहुत सारे विभाजित समूह को देखने को आपको मिलेंगे, और उनके छोटे छोटे प्रयासों को देखने का मिलेगा जो इसी काम को करने में अपने आप को समर्पित कर रहे थे। तो वही लिखा हुआ है कि 1970 से 80 तक का जो दशक है, ये अलग अलग राज्य के लक्ष्य की और विभाजित समूह के प्रकाशों को देखा जा सकता है, प्रयासों को देखा जा सकता है। तो इसमें आपको बहुत सारे ऐसे ग्रुप मिलेंगे जो अपना ही एक एजेंडा लेके चल रहे थे। तो बहुत कुछ ज़्यादा क्लैरिटी उसमें तक भी नहीं आ पाई थी। अब होता क्या है कि फिर 1971 का समय आता है, जब आपको पता है 1971 में क्या हुआ था। 1971 में हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। तो लिख रहा है कि आफ्टर विनिंग 1971 वार विथ पाकिस्तान, INC गेन मोर पॉपुलैरिटी थ्रू आउट इंडिया एंड सो इन इलेक्शन ऑफ 1972 एंड 1977 पार्टीज ऑफ झारखंड डिड नॉट परफॉर्म वेल। अब होता क्या, देखो 52 में झारखंड पार्टी अच्छा परफॉर्म किया, 62 में खराब किया, तो 63 में इन्होंने झारखंड से कांग्रेस से विलय कर लिया। अब विलय होने के बाद बहुत सारा गुट निकला, क्योंकि भाई जयपाल सिंह मुंडा को तो कैबिनेट मिनिस्ट्री मिल गई थी, लेकिन बाकी लोग को लगा कहीं ना कहीं झारखंड पार्टी को बेच दिया गया है। तो भाई बहुत सारे गुट टूटते गए। यहाँ भी तो 2 व्यू पॉइंट के लोग निकले, 2 अलग अलग वर्ग के लोग निकले, एक जो मिशनरी का दृष्टिकोण रखते थे और एक मार्क्सवाद का दृष्टिकोण रखते थे। इसके बाद भी बहुत सारे स्कैटर्ड ग्रुप्स निकले,
जो छोटे छोटे गुट में निकलते रहे, जिनका अपना अपना एजेंडा रहा। कुछ इन्होंने आदिवासी लोग का अपलिफ्टमेंट की मांग की, कुछ अलग राज्य की मांग कर रहे थे, तो सबका अलग अलग प्रयास आपको देखने को मिलेगा। लेकिन होता क्या है कि 1971 में जब हम पाकिस्तान से युद्ध लड़ते हैं और उस युद्ध में जीत जाते हैं, तो अब जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फिर से इलेक्शन में आती है 1972 और 77 का जो फेज है, उसमें भाई युद्ध जीत गए थे भाई, राष्ट्रीय जो नहीं होता इंटीग्रिटी की भी बात थी, तो लोग को इंडियन नेशनल कांग्रेस से बहुत ज़्यादा विश्वास आ जाता है। और उसमें फिर झारखंड की कोई पार्टी अच्छी तरह से, ये झारखंड पार्टी जो आप देख रहे हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता है और इंडियन नेशनल कांग्रेस को सारा का सारा बहुमत मिल जाता है। तो वही लिखा हुआ है कि झारखंड डिड नॉट परफॉर्म वेल, कोई भी पार्टी झारखंड की अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाती है, क्योंकि 1971 का जो युद्ध का सिंपैथी था, जो हम लोग जीत गए थे, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिल जाता है। तो 72 और 77 का दोनों चुनाव उनके पक्ष में चला जाता है। अब ध्यान दो, एक पार्टी बनी ऑल इंडिया झारखंड पार्टी, जैसे कि आप अखिल भारतीय झारखंड पार्टी कहते हो। इस पार्टी के जो क्या कहते हैं, इट वॉज फाउंडेड बाय बेगुन सम्राई, ठीक है। तो बागुन सम्राई ने इसकी स्थापना की थी, और कब की थी, 1967 में। क्यों की थी कि ये जो अलग राज्य की मांग है, इसी मूवमेंट को, इसी आंदोलन को थोड़ा और तीव्रता प्रदान की जाए। तो बस इसमें इतना याद रखना कि ऑल इंडिया झारखंड पार्टी बागुन सुमराई द्वारा स्थापित किया गया था। कब, 1967 में। क्यों? क्योंकि जो आंदोलन चला आ रहा था उसी में एक तीव्रता प्रदान करने के लिए, ठीक है। अब हूल झारखंड पार्टी, एक इसके बारे में भी जान लो। देखो, हूल झारखंड पार्टी किसके द्वारा फाउंड आउट किया गया था? इट वॉज फाउंडेड बाय जस्टिन रिचर्ड। जस्टिन रिचर्ड ने हूल झारखंड पार्टी स्थापित किया था। अब देखो, किसी किताब में हूल झारखंड पार्टी 1968 में लिखा हुआ है, किसी में 1969 में लिखा हुआ है। इवन आप जर्नल भी देखोगे ना, अगर आप अलग से गूगल पर न्यूज़पेपर उठा के देखते हो, जर्नल जो इस तरह का स्टेट का डिवीज़न, मतलब ये जो सेपरेशन रहा, इसके अलगाव की पूरी कहानी रही, तो वहाँ भी कहीं 68 है, कहीं 69 है। इसलिए मैंने दे दिया है कि हूल झारखंड पार्टी कब बना, तो जस्टिन रिचर्ड के द्वारा स्थापित किया गया 1968 से 69 के बीच का फेज मैंने टाइमिंग दे दिया है। अच्छा, इसी हूल झारखंड पार्टी का एक दूसरा नाम भी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखना। इसी का आता है क्रांतिकारी झारखंड पार्टी। तो क्रांतिकारी झारखंड पार्टी के नाम से किस पार्टी को जाना जाता था? तो हूल झारखंड पार्टी को ही क्रांतिकारी झारखंड पार्टी के नाम से जाना जाता था। अब ये पार्टी बेसिकली कहाँ एक्टिव थी? तो भाई दो एरिया में बहुत, मतलब बेसिकली ये जो संथाल परगना का एरिया था ना, वहाँ बहुत एक्टिव थी, ठीक है। और ये पार्टी संथाल परगना के क्षेत्र में सक्रिय थी और 1970 में विभाजित भी हो जाती है। बाद में 1970 के समय ये क्या होती है, टूट भी जाती है। जैसे मैंने बताया था ना, 1970 से 80 के बीच में बहुत सारी पार्टियां बनती हैं, टूटती भी हैं, अलग अलग एजेंडे को लेके। अब एक और है सोनोट संथाल समाज। तो सोनोट का मतलब होता है शुद्ध। तो सोनोट संथाल समाज के बारे में आपको इतना ही जानना है कि इसको किसने बनाया था। तो इसको शिबू सोरेन ने बनाया था। कब बनाया था? 1970 में बनाया था। तो ऑल इंडिया झारखंड पार्टी 1967 में बना बागुन सुमराई के द्वारा। हूल झारखंड पार्टी 1968 से 69 के बीच का समय है, इसमें बना था, जस्टिन रिचर्ड के द्वारा बना था। इसी का दूसरा नाम है क्रांतिकारी झारखंड पार्टी। और सनोत संथाल समाज ये बनाया था शिबू सोरेन साहब ने 1970 में। कहीं कहीं ये आपको 69 में भी देखने को मिलेगा। मैंने आपको बोला बहुत डाटा जो है ना, बहुत डाटा में ये पार्टी का फॉर्मेशन का जो डेट है ना, उसमें चेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। पर मुझे जो मैक्सिमम मिला है वो मैंने लिखा है, 70 मैक्सिमम जगह मिला, इसलिए मैंने 70 दे दिया है। अब हम आते हैं अपने इमरजेंस ऑफ जेएमएम। अब हम लगभग 1973 के फेज के आसपास आ चुके हैं, ठीक है। हमने 1912 से स्टार्ट किया, हम 1973 तक आ चुके हैं। तो भाई इमरजेंस ऑफ जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा का उद्भव कैसे हुआ? अब देखो क्या होता है कि विनोद बिहारी महतो इमर्ज्ड एज एन इंपॉर्टेंट लीडर फ्रॉम धनबाद एंड हजारीबाग एंड हैड एस्टैब्लिश्ड ए सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कुर्मीज कॉल्ड शिवाजी समाज। विनोद बिहारी महतो धनबाद और हजारीबाग क्षेत्र से एक बड़े नेता रहे, और ये जो उभरे नेता, इन्होंने क्या किया, कुर्मी का ग्रुप मिला के, कुर्मी समाज को मिला के एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ठीक है, जिसको बोलते हैं शिवाजी समाज। तो शिवाजी समाज बेसिकली किनका था? तो कुर्मी लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन था। अब इसी ऑर्गेनाइजेशन में संथाल लोग जुड़ जाते हैं। दिस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइंड बाय संथाल पीपुल, और इसी को आगे बोला था झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि कब बना? 1973 में बना, ऑफ विच शिबू सोरेन वाज द मेजर लीडर। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कब बना? संथाल समाज जब शिवाजी समाज, संथाली लोग जब शिवाजी समाज से जुड़ गए। शिवाजी समाज किसके लिए बना था? कुर्मी लोग के लिए बना था। किसने बनाया था? तो विनोद बिहारी महतो ने बनाया था। तो जो विनोद बिहारी महतो ने जो शिवाजी समाज बनाया कुर्मी लोगों को लेकर, उसमें जब संथाली लोग जुड़ गए तो एक नई पार्टी निकल के आई, जिसका नाम रखा गया झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी, जो 1973 में बनी। इसी के शिबू सोरेन एक इंपॉर्टेंट मेजर नेता रहे हैं, प्रमुख नेता रहे हैं।
अब देखो इस जो पार्टी बनी झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसको एमसीओआर का सपोर्ट मिला। एमसीओआर क्या है? मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी। जो वेस्ट बंगाल में जो लीडर थे ए.के. रॉय, उनको भी इनका सपोर्ट प्राप्त हुआ। तो ए.के. रॉय जो वेस्ट बंगाल के लीडर थे, जो मार्क्सवादी थे, मार्क्सवादी सोच विचारधारा के व्यक्ति थे, उन्होंने भी इस झारखंड मुक्ति मोर्चा को सपोर्ट किया, अपना सपोर्ट दिया था। इसके अलावा एक स्लोगन भी दिया गया। ये जब जेएमएम बना तो एक स्लोगन बड़ा फेमस रहा, जिसका नाम क्या है? झारखंड लालखंड। तो झारखंड तो आप जानते हो, लालखंड क्या है? तो लालखंड वही एमसी और जो मार्क्सवादी विचारधारा के लोग हैं उनका एक शब्द है जो बड़ा फेमस है, लालखंड। तो वहीं से लिया गया है। तो जेएमएम का इमरजेंस के बाद वेस्ट बंगाल को ए.के. राव जो नेता थे, ए.के. रॉय जो नेता थे, जो मार्क्सवादी विचारधारा के थे, उन्होंने सपोर्ट दिखाया झारखंड मुक्ति मोर्चा को। और अब एक नया स्लोगन निकल के आया, इसका नाम रहा झारखंड और लालखंड। अब ये जो जेएमएम आया ना, ये शुरू में जब बन के आया, जब इनको मार्क्सवादी लोगों का सपोर्ट मिला वेस्ट बंगाल से, तो ये मिलिटेंट एक्टिविटीज़ में थोड़ा आतंकवादी गतिविधियाँ नहीं होती है। आतंकवादी मतलब देश के खिलाफ नहीं, मतलब देश के अंदर जो लड़ने वाली क्षमता होती है ना, उसमें एक्सट्रीमिस्ट गर्म दल के तौर पे ये काम करना स्टार्ट कर दिए। थोड़ा मिलिटेंट एक्टिविटीज़ जो थे, इनसे अपने आप को चिन्हित करना चाह रहे थे कि अब हम एक बड़ी पार्टी के तौर पे उभर आए हैं, अब तुमको सेपरेट स्टेट का मांग देना ही होगा। अब 1976 में ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड मेनी लीडर्स लाइक शिबू सोरेन, बीबी महतो वर अरेस्टेड। आपको पता होगा कि इमरजेंसी का प्रोविजन आपको पता है किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 के तहत ही इमरजेंसी लगाई जा सकती है। भारत में इमरजेंसी कितनी बार लगी है आप लोग को पता है? भारत में 3 बार इमरजेंसी लग चुकी है। कब कब? 1961 में जब हम चाइना के साथ युद्ध पे थे, चाइना वार। 1971 जब हम पाकिस्तान के साथ युद्ध में थे, तो पाक वार। और 1975 यह इंटरनल डिस्टर्बेंस, जो आंतरिक अशांति थी, उसके वजह से लगाया गया था। तो भारत में अब तक 3 बार इमरजेंसी लग चुकी है। एक तो चाइना के युद्ध के समय 1961 में, एक भारत पाक युद्ध 1971 में, और एक आपका लगभग 75-77 का समय रहा। ये आपका जून 75 से लेके मार्च या अप्रैल 77 तक लगभग 2 साल तक इमरजेंसी रही थी, आपको पता होगा। तो इस इमरजेंसी के दौरान बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर को ना अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है, अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया था। तो उसमें शिबू सोरेन और बीबी महतो भी थे जिनको अरेस्ट किया गया था। तो आपको पता है 1976 का समय क्या था? इमरजेंसी का समय था, आपको पता है। इमरजेंसी का दौर से इंडिया 3 बार गुजरा है भारत। और इमरजेंसी का प्रोविजंस संविधान में आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? आर्टिकल 352 के तहत। और किसके द्वारा लगाया था इमरजेंसी? प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके द्वारा लगाया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। याद रखना, राष्ट्रपति के द्वारा ही लगाया जाता है, ध्यान रखना। अब देखो 1977 में क्या होता है? इन 1977 झारखंड मूवमेंट फॉर्म्ड ए यूनियन यूनाइटेड फ्रंट विच इंक्लूड जेएचपी, एमसीओआर, जेएमएम, सीपीएम। देखो होता क्या है कि सारी पार्टियां मिलके 1977 में एक यूनाइटेड फ्रंट बनाती है, ठीक है, एक संयुक्त मोर्चा बनाती है, बड़ी पार्टी के तौर पे एक संयुक्त मोर्चा बनाती है, जिसमें कि सारी पार्टियां शामिल थी। झारखंड मुस्लिम मोर्चा, हुल झारखंड पार्टी, जो भी रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी थी, बीएसडी थी, सीपीआई थी, जेएमएम थी, सब लोग मिलकर 1977 में एक संयुक्त मोर्चा बनाती है, ठीक है। अब ये जो संयुक्त मोर्चा बनी, इसमें भी ब्रीच होता है। इसमें भी आपको ब्रीच कहने का मतलब कि इसमें भी ये भी सही से काम नहीं करता, इससे भी अलग अलग फैक्शंस गुट निकलते हैं। या ये भी कहो तो ब्रीच मतलब क्या होता है? टूटना समझ लो, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जब विश्वास पूरा ना हो, ठीक है। तो ये जो यूनाइटेड फ्रंट बना, एक बड़ा संयुक्त मोर्चा बना, इसमें भी कहीं ना कहीं लूप होल्स आ गए, ठीक है। वही बता रहा है कि अर्ली 1980s में विटनेस्ड वाइडनिंग डिफरेंस विथ इट्स लेफ्टिस्ट एंड रिजल्टेड इन मर्जर ऑफ जेएमएम, आईएनसी एंड शिबू सोरेन इमर्ज्ड एज अ मास लीडर। तो ये बोलना क्या चाहे समझना। 1980 के दशक में हुआ क्या? अर्ली 1980 में यहाँ पे 1977 में सभी लोग ज्वाइन करके, ये सारी पार्टी ज्वाइन करके एक संयुक्त मोर्चा, एक यूनाइटेड फ्रंट बनाती है। लेकिन 1980 के दशक में अर्ली स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है लेफ्टिस्ट और बाकी लोगों के बीच में। जो वामपंथी दल के लोग थे, वामपंथी जो थे, ठीक है, शुरुआत के दशक में वामपंथी के साथ आपको व्यापक अंतर देखने को मिलता है। तो अब क्या होता है ना, अब इसके वजह से क्या होता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और आईएनसी का विलय हो जाता है, और उसी में जो शिबू सोरेन है ना, एक मास लीडर ग्रुप में, एक बड़े नेता ग्रुप में उभर आते हैं, ठीक है। अब ये जो फिर मर्जर हुआ किसका? जेएमएम का आईएनसी के साथ में, दिस मर्जर इनकरेज शिबू सोरेन टू विथड्रॉल मिलिटेंट। अब देखो होता क्या कि शुरू मैंने आपको बता, जब जेएमएम बना तो यहाँ मैंने आपको बता रखा था कि कुछ मिलिटेंट एक्टिविटीज भी होने लगी।
ऑल मूवमेंट इन अर्ली फेज वाज मार्क्ड बाय सम मिलिटेंट एक्टिविटीज। कुछ आतंकवादी या एक्सट्रीमिस्ट टाइप के गर्म लोग थे, फोर्स से, वायलेंस से चाहते थे कि हमको अलग राज्य मिल जाए। लेकिन जब बाद में 1980 के अर्ली स्टार्टिंग दशक जो था, कि शुरुआती दशक 1980 के जब स्टार्ट हुआ, जब लेफ्टिस्ट के साथ इनका कुछ वामपंथी लोगों के साथ कुछ डिफरेंस क्रिएट होने लगा, इस संयुक्त मोर्चा ये जो इन्होंने बनाया था, इसमें जब कुछ अंतर आने लगे, तो जेएमएम क्या करता है, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ विलय कर जाता है और शिबू सोरेन एक मेजर नेता के रूप में उभर आते हैं। अब जब ये आईएनसी के साथ विलय कर लेते हैं ना, तो ये मिलिटेंट एक्टिविटी छोड़ देते हैं या कम कर देते हैं। इनके बातों में भी आपको देखने को मॉडरेट इन हिज स्पीचेस की, अब जो भाषण भी दे रहे थे ना, उसमें उतना गर्मी नहीं था, मतलब वो रोष प्रकट नहीं कर रहे थे, क्योंकि मर्जर के बाद ये आईएनसी के इशारे पे ही चल रहे थे। अब फिर एक बनता है आजसू, ये कब बनता है, 1986 में बनता है। अब जो आजसू बना, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, तो इसमें मैंने लिख रखा है कि ऑन जून 22, 1986 एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ऑल झारखंड स्टूडेंट एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन जमशेदपुर अंडर द लीडरशिप ऑफ निर्मल महतो एंड शिबू सोरेन ऑफ जेएमएम। अब शिबू सोरेन और निर्मल महतो ये दोनों मिलके एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं 1986 में। इसका नाम क्या रहता है, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, आजसू। अब ये जो आजसू बना था ना, ये आसू के तर्ज पे बना था। आसू क्या था, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। तो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, असम में बहुत बड़ा मूवमेंट भी चला, ठीक है, गवर्नमेंट से अपना डिमांड को फुलफिल करने के लिए। तो इसी असम, ये कहाँ बना था, असम में बना था। तो इसी असम के तर्ज पे आजसू बना झारखंड में। कहाँ बना, झारखंड में। अब आजसू बना कब था, 1986 में। किसके नेतृत्व में, तो शिबू सोरेन और निर्मल महतो के नेतृत्व में। अब ये जो आजसू बना, इसमें एक बहुत बढ़िया नारा जो दिया गया था, जो सूर्य सिंह बसरा ने दिया था। तो बहुत जगह एक प्रश्न भी आया था कि भाई आजसू किसके नेतृत्व में बना था, तो अगर आपको निर्मल महतो और शिबू सोरेन एक साथ नहीं मिले तो आपको ठेठ करना है क्या, सूर्य सिंह बसरा। तो सूर्य सिंह बसरा का एक स्लोगन है ब्लड फॉर ब्लड, ये आजसू में ही इन्होंने दिया था। तो खून के बदले खून की रणनीति की घोषणा किसने करी थी, तो सूर्य सिंह बसरा ने। किस पार्टी से, आजसू पार्टी से, ये बात याद रखना। तो यहाँ मैंने लिख भी रखा है कि आजसू वाज फॉर्म्ड ऑन द लाइन ऑफ आजसू ऑफ असम, ये मैंने बता भी दिया। अब देखो, ये जो आजसू बना ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, इसके पहले प्रेसिडेंट कौन बने, तो प्रभाकर तिर्की बने, ठीक है। और इसके सेक्रेटरी पहले कौन बने, तो भाई सूर्य सिंह बसरा बने, ठीक है। तो आजसू के अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कौन रहे, प्रभाकर तिर्की। अब पहले सचिव कौन बने, तो सूर्य सिंह बसरा बने। अब देखो आजसू के साथ भी क्या कहानी घटती है। आजसू बना 1986 में। बाद में 1987 में क्या होता है कि आजसू जो है ना कंप्लीटली अपने आप को, देखो आजसू भी जो बना था ना, कहीं ना कहीं जेएमएम की छत्रछाया में ही बना था। आजसू पार्टी जो बना, क्योंकि आप यहाँ शिबू सोरेन का नाम देख रहे हो, तो शिबू सोरेन जो जेएमएम पार्टी से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से बिलोंग करते थे, तो इन्होंने अपने साथ निर्मल महतो को मिला के एक नई पार्टी बनाई तो सही। लेकिन बाद में आजसू ने 1987 में अपने आप को पूरा अलग कर लिया, जेएमएम से पूरा अलग कर लिया। और बाद में यही आजसू जो कि अलग कर लेता है जेएमएम से अपने आप को, 1991 में एक नया पार्टी बनाता है। इसका नाम क्या है, झारखंड पीपुल्स पार्टी। ये हम आगे भी देखेंगे, ठीक है। तो 86 में आजसू बना, जो कहीं ना कहीं जेएमएम की छत्रछाया में बना था। और बाद में 87 में ये अपने आप को पूरा अलग कर लेता है जेएमएम से और एक नया पार्टी बनाता है, जिसका नाम क्या है, झारखंड पीपुल्स पार्टी, जो कि 1991 में बनता है। इसकी बात हम आगे करने वाले हैं। अब हम आते हैं झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी की। तो देखो यहाँ 86 की बात हो गई, हम 87 की बात कर लिए। अब हम आते हैं 89 के बाद पे, सॉरी 87 में ही एक और इंपॉर्टेंट घटना, पहले इसको देख लेते हैं। अब झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी, झारखंड समन्वय समिति। अब देखो झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी वाज फॉर्म्ड मेनली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड। अब ये जो कमेटी बनी ना, ये बेसिकली बनी थी किसके लिए, कि झारखंड के गठन के लिए एक स्पेशल समिति बनाई गई, जिसका नाम रखा गया झारखंड समन्वय समिति। जिसका पहला सम्मेलन, जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ, कहाँ हुआ, रामगढ़ में हुआ। और कब हुआ, 1987 में। ये बात को ध्यान रखना। तो झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी वाज बेसिकली मेंट स्पेशली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड, कि झारखंड के गठन के लिए जो एक सबसे नहीं कहते हैं कि एकदम पर्टिकुलर समिति बनाएगी जो झारखंड का फॉर्मेशन पे ध्यान देगी, वो थी झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी। जिसका पहला कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, रामगढ़ में हुआ था। कब हुआ, तो 1987 में हुआ था। अब देखो डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी इसके संयोजक थे इस सम्मेलन में, जो रामगढ़ में हुआ था। अब ये जो झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी हुआ ना, इसने क्या कि सभी लोगों को अट्रैक्ट किया। ये जो समिति बनी ना, पीपल फ्रॉम एवरी कॉर्नर लाइक इंटेलेक्चुअल्स, टीचर, स्टूडेंट, वर्कर, वुमेन एटसेट्रा पार्टिसिपेटेड इन इट। कि अब ये जो झारखंड समन्वय समिति बनी, इसमें सभी लोगों ने अपनी रुचि दिखाई,
अब उनको ऐसा लगने लगा ना कि झारखंड कहीं ना कहीं एक अलग राज्य के रूप में गठित होकर आ जाएगा। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट और ले लो आप। अब होता है क्या कि इन दिसंबर 1987 ए मेमोरेंडम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड with 21 districts from Bihar, Bengal, Odisha and MP was submitted to then President of India ज्ञानी जय सिंह। अब होता क्या, ध्यान देखो, अब झारखंड समन्वय समिति ने क्या करा कि 21 डिस्ट्रिक्ट जो कि किससे किससे निकलते हैं, बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से, एमपी से, तो 21 जिले का जो कि इन 4 राज्यों से लिया जाएगा, एक मांग लेके एक अलग झारखंड बनाने का ये जो प्रस्तावना ये किसको भेजा, तो उसमें जो प्रेसिडेंट थे हमारे जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जय सिंह, उनको भेज दिया। 1988 में बीजेपी डिमांडेड सेपरेट वनांचल स्टेट बाई एनेक्सिंग ओनली 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। और इधर बीजेपी जो थी 1988 में एक बात बोलती है कि हम एक नया स्टेट बनाने का सोच रहे हैं, इसका नाम रहेगा वनांचल राज्य, जिसमें कि सिर्फ झारखंड के बिहार के 4 डिस्ट्रिक्ट ही उसमें शामिल थे। तो 4 डिस्ट्रिक्ट का एक अलग राज्य जिसका नाम वनांचल स्टेट होगा, ऐसा बीजेपी ने भी 1988 में एक डिमांड पास किया था। प्रस्ताव दिया था। ठीक है, अब झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं झारखंड थीमेटिक कमेटी के बारे में, कि झारखंड विषयक समिति के बारे में। ये कब बना, तो ये 1989 में बना कि झारखंड थीमेटिक कमेटी फॉर्म्ड ऑन 23 अगस्त 1989 अंडर BS लाली। तो झारखंड, ये जो आपका थीमेटिक सोसाइटी है, जिसे कि आप हिंदी में झारखंड विषयक समिति बोलते हो, ये किसके अंडर में बना था, तो BS लाली के अंडर में बना था। कब बना था, तो 23 अगस्त 1989 को। ठीक है, अब देखो ये जो कमेटी बनाना है ये टोटल 24 लोगों से मिलकर बना था। ये जो कमेटी बना थी, ये 24 सदस्य की एक कमेटी थी, जिसमें कि 16 सदस्य जो थे ना वो झारखंड के रिप्रेजेंटेटिव थे। जो झारखंड मूवमेंट, जो झारखंड आंदोलन हो रहा था, उससे 16 सदस्यों को लिया गया था। 4 गवर्नमेंट के ऑफिसर्स लिए गए थे और 4 स्पेशलिस्ट को लिया गया था, जो इस बात पे देखते कि भाई झारखंड का गठन पॉसिबल है भी कि नहीं, संभावनाएं कितनी है, किन कारणों से है। ठीक है, तो झारखंड थीमेटिक कमेटी, जो झारखंड विषयक समिति, एक 24 मेंबर की एक समिति थी जो BS लाली के अंडर में बनी 1989 में, जिसमें से 16 लोग किससे लिए गए, जो झारखंड आंदोलन से जुड़े हुए थे, 4 गवर्नमेंट के अधिकारी थे, गवर्नमेंट ऑफिसर से, और 4 स्पेशलिस्ट थे, 4 विशेषज्ञ थे, जो इस बात पर ध्यान देते कि झारखंड का गठन का जो डिमांड है वो जायज भी है कि नहीं है। ठीक है, अब ये झारखंड पीपुल्स पार्टी, मैंने वही बोला कि जब आजसू जेएमएम से पूरा टूट जाता है तो एक अलग पार्टी बनाता है 1991 में, उसी का नाम दिया गया झारखंड पीपुल्स पार्टी। इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उतना, मैंने बस बता दिया कि 1991 में बना था। इतना ध्यान रखना, कहाँ से टूट के बना था, आजसू से ही टूट के बना था। ठीक है, अब झारखंड थीमेटिक कमेटी 1989 में बन गई। अब चलिए आगे देखते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, झारखंड एरिया ऑफ ऑटोनॉमस काउंसिल। ये प्रश्न जेपीएससी ने 3-4 बार पूछ रखा है, ध्यान देना। जाक ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ, इसको आप ध्यान में रखना। ये पिछली बार भी जेपीएससी में आया, आप चाहो तो प्रश्न पत्र निकाल के देख लेना। अब देखो जाक जो बना, झारखंड एरिया ऑफ ऑटोनॉमस काउंसिल, देखो बेसिकली हुआ ये था कि राजीव गांधी के समय का कहानी है, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जाग बनाया ताकि ये नज़र रख पाए। ये बेसिकली क्या था ना कि सरकारों के बीच में चल क्या रहा है। भाई बात क्या था कि कुछ डिस्ट्रिक्ट बिहार से लेने हैं, कुछ वेस्ट बंगाल से, कुछ उड़ीसा से, कुछ आपको क्या कहते हैं मध्य प्रदेश से। तो ये देखने, ये जो बनाया गया था ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ना, ये इसलिए कि भाई ये जो डिमांड है झारखंड का, ये जायज़ है कि नहीं, इसको देखो भी सही। ठीक है, और इस पर रिपोर्ट देना था। तो वही लिखा हुआ है कि जाग जो बना, झारखंड एरिया ऑफ ऑटोनॉमस काउंसिल, जिसे कि आप हिंदी में कहते हो झारखंड क्षेत्र स्वशासीय परिषद, कि भाई झारखंड के जो वो क्षेत्र जो डिमांड कर रहे हैं अलग होने के लिए, उनको थोड़ा और ऑटोनॉमी दिया जाए। ये जो लिखा हो ना ऑटोनॉमस, थोड़ा और उनको अधिकार दिया जाए ताकि उनका डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। जो पॉलिसीज सरकार से बन के आ रहे हैं इस क्षेत्र में, थोड़ा बजट भी बढ़ा दिया जाए और इनको देखा जाए इनका डेवलपमेंट सही से हो पा रहा है कि नहीं तो गठन के बारे में सोचा जाएगा। तो बात ऐसी थी। तो इसमें जो पहला पॉइंट मैंने दिया है कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 7 अगस्त 1995 एंड ऑन 9 अगस्त इट फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड। तो बेसिकली जाक जो बना, अब उतना डेट मत याद रखो, 1995 में बना था, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब ये जो जाक बना, इसके प्रेसिडेंट कौन बने, तो इसके अध्यक्ष बने हमारे शिबू सोरेन साहब, प्रेसिडेंट बने शिबू सोरेन, और सूरज मंडल जो है इनके सचिव बने, जो कि आपके सेक्रेटरी बोलो। ठीक है, अब जो बात चल रही थी कि 18 डिस्ट्रिक्ट ऑफ संथाल परगना एंड छोटा नागपुर वेयर इंक्लूडेड इन द जाक। अब 18 डिस्ट्रिक्ट जो संथाल परगना के और छोटा नागपुर के थे वो जाक में इंक्लूड कर दिए गए थे। मतलब इन 18 डिस्ट्रिक्ट को अलग से
अलग से इनके लिए बजट या अलग से डेवलपमेंट जो भी पॉलिसीज बनते हैं वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो, इनको ज़्यादा खुद ब खुद अधिकार दिया जाए। ऑटोनोमस कहने का मतलब क्या होता है? आप जैसे ऑटोनोमस या डीम्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो वो यूनिवर्सिटी को अधिकार होता है, वो क्वेश्चन खुद बनाएगा, चेकिंग भी खुद करेगा, अपने सारे फैसले खुद लेगा। तो इन 18 डिस्ट्रिक्ट में को थोड़ा सा और अधिकार बढ़ा के मिले ताकि इनका डेवलपमेंट पॉसिबल हो सके और अच्छे से इनका आदिवासी लोग का विकास हो सके। तो इस व्यू को रखा गया था इस झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल में। इसके अलावा जाक वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर 40 डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, माइनिंग, रूरल डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। देखो जाक को 40 अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी भी दी गई थी कि ये इन सारे विभागों पे नज़र भी रखेगा कि अच्छे से डेवलपमेंट हर विभाग में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब मैंने एक इमेज डाला जहाँ पे आप देखो, आपको दिख रहा होगा ये लिखा हुआ झारखंड एरिया ऑफ ऑटोनोमस काउंसिल। तो ये सारे के सारे जो 18 डिस्ट्रिक्ट है ना, ठीक है, इन पे 40 डिपार्टमेंट, सब पे नजर कौन रखने वाली? तो जाक रखने वाली है, झारखंड एरिया ऑफ ऑटोनोमस काउंसिल। ठीक है, अब कुछ पॉइंट और समझते हैं। तो अभी तक हम जाक पे चले आए, 1995 तक की कहानी पे चले आए और हमको पता है कि 2000 में 15 नवंबर 2000 को हमारा झारखंड बना, जो कि बिरसा हमारे जो भगवान बिरसा है उनका जन्म तिथि भी है, जन्म दिवस भी है। कुछ पॉइंट और समझ लेते हैं। ये पॉइंट मैंने जानबूझ के दिया ताकि आपको पता चले कि फॉर्मेशन के बीच में और क्या क्या चीज़ें हुई जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए थी। देखो, ड्यूरिंग द मिड 1980s द लीडर रियलाइज्ड द नेसेसिटी ऑफ जॉइंट एक्शन एंड सो इन 1987-62 कल्चर एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी। मैंने आपको झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी के बारे में यहाँ बता दिया है। देखो, झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी के बारे में मैंने आपको बता दिया है अच्छे से। ठीक है, झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी क्यों बनी थी? मेनली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड। तो यही बात को मैं यहाँ बस थोड़ा सा नोट में लाया हूँ ताकि अब जब हम फाइनल फेज में घुसने वाले हैं झारखंड के फॉर्मेशन में तो आप कुछ बातों को समझ लो कि 1980 के दशक तक, ठीक है, सारे लीडर्स को रियलाइज हो गया था कि एक जॉइंट एक्शन का जरूरत है, एक जॉइंट एक्शन का जरूरत है। अगर हम नहीं जॉइंट एक्शन ले पाएंगे, ठीक है, तो राज्य का गठन नहीं हो पाएगा। तो झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी जो था ना, उसी का रिजल्ट था। अब 1984 का जो इलेक्शन होता है, देखो आपको पता है कि 1971 में हमने पाकिस्तान से बाहर लड़ा। 1972 और 77 का इलेक्शन तो आईएनसी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को बहुत फेवरेबल रहा, उनके लिए बहुत अच्छा रहा। झारखंड से कोई पार्टी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। इवन 1984 का भी जो इलेक्शन है ना, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ना, सोल अनडिस्प्यूटेड विनर, अनडिस्प्यूटेड मतलब जिसका इर्द गिर्द भी कोई नहीं है, मतलब इकलौता राजा या विनर कह लो। तो जो भी चुनाव 1984 में हुआ उसमें इकलौता इंडियन नेशनल कांग्रेस सारे के सारे बहुमत से जीत जाती है। उसका रीजन क्या आप लोगों को पता ही होगा। सोचो 1984 में क्या हुआ? 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी की हत्या। अब इंदिरा गांधी की हत्या कहाँ हुई थी? सफदरगंज, दिल्ली, उनके निवास पे सुबह 8-9 बजे उन्हीं के बॉडीगार्ड ने उनको गोली मार दी थी। तो भाई वो जो इंदिरा गांधी का डेथ था ना, उसका पूरा सिंपैथी कांग्रेस को मिला। अब चुनाव में कांग्रेस ने एकदम सोलफुल सिंगल विनर के रूप में निकल आई। अब 1986 मैंने आपको बता ही दिया है कि आजसू बना था, ये बात तो हमने चर्चा कर ली है, बस मैं पॉइंट्स को जोड़ रहा हूँ थोड़ा सा। अब 1990 में जो इलेक्शन होता है उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा 19 सीट से जीत जाती है और 1990 के इलेक्शन में झारखंड मुक्ति मोर्चा को 19 सीट मिलती है और वो क्या करती है, बिहार में आरजेडी के साथ मिलके, ठीक है, सरकार बनाती है। लेकिन आरजेडी कभी भी शुरू से फेवर में नहीं थी। राष्ट्रीय जनता दल जो लालू की पार्टी आपको पता है, वो कभी से बिहार को पार्टीशन के फेवर में नहीं रही कि बिहार से भाई टूट के झारखंड नहीं बनेगा, तो आरजेडी कभी फेवर नहीं की। अब 1989 में क्या होता है, यूनियन होम मिनिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूटेड एक कमेटी ऑन झारखंड, सीओजेएम। ध्यान रखना, सीओजेएम एक इंपॉर्टेंट है, कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स। तो कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स 1989 में बनी थी और ये किसके कहने में बनी थी? तो जो यूनियन मिनिस्ट्री हमारी, ठीक है, यूनियन होम मिनिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूटेड, कि भाई केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1989 में एक कमेटी बनाई, इसका नाम रखा गया सीओजेएम। सीओजेएम इसको बोलते हैं कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स, कि झारखंड के मुद्दों पे जो बात करने वाली एक कमेटी बनाई थी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, उसका नाम था सीओजेएम, जो कब बना था? 1989 में बना था। अब ये होता है कि भाई इनका जो डिमांड था कि बिहार से हमको 7 दे दो, ठीक है, वेस्ट बंगाल से 3 दे दो, उड़ीसा से 4 दे दो, एमपी से 2 दे दो। तो भाई इनका जो अलग अलग राज्य से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का मांग था, इसके लिए जो हमारे उसमें प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव, इन्होंने क्या किया ना, एक जॉइंट मीटिंग बुलाया किनका? सारे चीफ मिनिस्टर्स का। भाई एमपी, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, इन सारे के सारे चीफ मिनिस्टर को बुलाते हैं और इस मुद्दे पे बात करते हैं कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी, और उनका राय जानते हैं कि भाई क्या तुम अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़ोगे एक नया राज्य बनाने की। जो मूवमेंट चल रही थी और बहुत तेज पकड़ ली थी,
उस कारण से नरसिम्हा राव चारों के चारों चीफ मिनिस्टर को बुलाते हैं, लेकिन उस डिस्कशन का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। ठीक है, यही मैंने यहाँ लिख रखा है कि चारों चीफ मिनिस्टर को बुलाते हैं, लेकिन कुछ निष्कर्ष उस डिस्कशन का नहीं निकल पाता है। तो फाइनली जो मैंने आपको बोला, जाक जो बना, तो 1995 में एक बिल क्रिएटिंग झारखंड एरिया ऑफ ऑटोनॉमस काउंसिल वाज पास्ड टू प्रोवाइड मोर ऑटोनॉमी टू द रीजन बट वाज ऑफ नो यूज। यही बात मैं बोल रहा था कि जो क्षेत्र थे ना, उनको थोड़ा और अधिकार दे दिया गया। 1995 में एक बिल बना के, जिसका जाक बोला गया, झारखंड एरिया ऑफ ऑटोनॉमस काउंसिल, एक बिल बना के इन क्षेत्रों को और अधिक अधिकार ऑटोनॉमस कर दिया गया कि थोड़ा इनको और अधिकार दो ताकि इनका डेवलपमेंट हो सके। अब चलते हैं हम आगे, अब हम चलते हैं फाइनल फेज पे। तो 95 की बात, ये बस मैंने आपको रिकॉल कराया ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसमें कि ये इंपॉर्टेंट था कि नरसिम्हा राव जो प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने चारों चीफ मिनिस्टर को बुलाया और उससे बातचीत करी। अब हम चलते हैं अपने फाइनल अप्रोच या लास्ट फेज पे, अंतिम दृष्टिकोण या अंतिम चरण में। अब राज्य का फॉर्मेशन कैसे होगा इस बात को देखते हैं। देखो, बीजेपी फर्स्ट टाइम ब्रॉट द इशू ऑफ झारखंड स्टेट इन इलेक्शन मैनिफेस्टो ऑफ 1991 विथ क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट नेम्ड वनांचल हैविंग 16 डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ बिहार। अब 1991 का जो मैनिफेस्टो लाया कौन? बीजेपी ने। तो बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 1991 की चुनावी जो घोषणा पत्र मैनिफेस्टो, जो इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है, चुनावी घोषणा पत्र, उसमें झारखंड राज्य का मुद्दा उठाया था, जिसमें वनांचल नाम का एक नया राज्य बनाने की बात की गई थी, जिसमें केवल साउथ बिहार के 16 डिस्ट्रिक्ट शामिल थे। ठीक है, तो पहली बार 1991 में बीजेपी ने जो अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो, जो अपना चुनावी घोषणा पत्र बनाया, उसमें झारखंड राज्य का मुद्दा उठाया था और वनांचल एक 16 डिस्ट्रिक्ट जो साउदर्न बिहार के साउदर्न पार्ट को काट के बनाया जाए, उसकी बात रखी थी। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस का अभी तक आईएनसी मेड नो स्पेसिफिक प्रॉमिस ऑन सेपरेट स्टेट ऑफ झारखंड। भाई बीजेपी तो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये मुद्दा लेके चली आई थी, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस अभी भी इस बात पे कुछ बोल नहीं रही थी, वो चुप्पी साधे हुई थी। अब होता क्या है कि प्लेज फॉर सेपरेट स्टेट ऑफ झारखंड वाज पास्ड ऑन 22 जुलाई 1997 बाय बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। अब बिहार विधानसभा द्वारा 22 जुलाई 1997 को झारखंड के अलग राज्य के लिए एक प्रतिज्ञा पारित की गई थी। कब? 22 जुलाई 1997 को। अब बिहार स्टेट रिकॉग्निशन बिल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके तहत बिहार से झारखंड टूटा। तो अब यही बोल रहा है कि अब बिहार स्टेट रिकॉग्निशन बिल वाज पास्ड बाय द लोकसभा ऑन 2 अगस्त 2000 एंड बाय द राज्यसभा ऑन 11 अगस्त 2000। कि भाई अब बिहार स्टेट रिकॉग्निशन बिल जो था, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक, जो 2 अगस्त 2000 को लोकसभा से पास हुई, 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा से पास कर दी गई। तो अब बिहार स्टेट रिकॉग्निशन बिल दोनों जगह लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया। लेकिन आईएनसी का मत अभी तक इस पर क्लियर नहीं था। होता यह है कि अब जब बिहार स्टेट रिकॉग्निशन बिल पास हो गया लोकसभा राज्यसभा से, तो फिर 25 अगस्त 2000 को द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गेव हिज एसेंट टू द बिल एंड फाइनली झारखंड वाज कार्व्ड आउट ऑफ बिहार एज ए सेपरेट स्टेट विद 18 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार ऑन 15 नवंबर 2000 ऑफ इंडियाज 28th स्टेट। तो जब बिहार स्टेट रिकॉग्निशन बिल, जो कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक, जो कि लोक और राज्यसभा दोनों से पास हो जाती है, तो 25 अगस्त को प्रेसिडेंट उस बिल पे साइन कर देते हैं और फाइनली बिहार से कट के झारखंड, बिहार से 18 डिस्ट्रिक्ट, 18 जिलों को काट के एक नया 28वां राज्य भारत में बना दिया जाता है, जो कि 15 नवंबर 2000 को बन जाता है। और इस तरह से हमारा झारखंड की कहानी निकल आती है और हमारा झारखंड बिहार से अलग होकर एक अलग राज्य बन जाता है। अब यहाँ तक रही आपकी पूरी की पूरी कहानी। इसमें एक दो बात आपको और समझ लेनी है, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ध्यान सुनना। कुछ मैंने यहाँ पॉइंट लिखा भी है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी है। देखो, बीजेपी तो अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो 91 में वो बात रखी थी वनांचल की, बाद में 97 में भी रखी, लेकिन बीच में और भी कुछ कहानियाँ हुई। देखो, आरजेडी जो थी, राष्ट्रीय जनता दल, वो कभी भी बिहार को अलग, मतलब बिहार से झारखंड बंटवारा नहीं चाहती थी। तो वहाँ पे कांग्रेस ने भी भूमिका निभाई। कांग्रेस ने आरजेडी को कंपेल किया, बोला समर्थन तुमको तभी देंगे जब तुम झारखंड का सेपरेशन मानोगे, मतलब बिहार से झारखंड को काट के, झारखंड को बिहार से काट के अलग करो। तो ये बात मैंने यहाँ बताई है, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। तो कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं कि जब झारखंड बिहार से कट के अलग हुआ तो क्या क्या चीज़ें उसमें हुई थी। तो झारखंड 46% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ यूनाइटेड बिहार, बिहार से 46% एरिया लेके बना। ये आपको पता है, काट के बिहार से 46% एरिया काट के झारखंड बनाया गया। मैंने बता ही दिया था कि 1928 में जो साइमन कमीशन आया था, उसने एक प्रस्ताव भी दिया था, एक प्रस्तावना दिया था झारखंड
का मतलब बिहार से एक अलग राज्य बनाने की जो प्रस्तावना थी वो दी गई थी, लेकिन उस पर साइमन कमीशन ने उसको डिस्कस भी नहीं किया और उसको रिजेक्ट भी कर दिया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं एक अलग राज्य बनाने की अनुशंसा साइमन कमीशन में भी की गई थी। ठीक है, जब झारखंड बिहार से टूट के अलग हुआ उस समय प्रेसिडेंट कौन थे हमारे, तो के आर नारायणन थे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब जब झारखंड बिहार से टूट के अलग हुआ उसमें किसकी सरकार थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी सेंट्रल में। ठीक है, अब प्राइम मिनिस्टर कौन थे उसमें, अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो जब झारखंड हमारा बना 15 नवंबर 2000 को, उसमें प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, सरकार एनडीए की, प्रेसिडेंट के आर नारायणन। ठीक है, ये 3 बात। और 46% बिहार के एरिया से काट के अलग किया गया था। बिहार का चीफ मिनिस्टर उसमें कौन थे, राबड़ी देवी थी, ध्यान देना। और एक और चीज़ ध्यान में रखना कि ए.के. राय, जो अरुण कुमार राय है, उन्होंने ट्रेड यूनियन मूवमेंट लॉन्च कर रखा था, कहाँ, धनबाद में। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, मुझे मिला तो मैंने दे दिया। 1968 में एक और डेवलपमेंट हुआ था कि ऑल इंडिया डेवलपमेंट काउंसिल वाज फाउंड बाय कार्तिक उरांव। तो इस बात को ध्यान रखना है कि 1968 में कार्तिक उरांव द्वारा एक अखिल भारतीय विकास परिषद का भी गठन किया गया था। इसका चर्चा मैंने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं करा है, तो जो मुझे 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिला मैंने आपको लास्ट में दे दिया है। विनोद बिहारी महतो ने शिवाजी समाज की स्थापना की थी। एक अलग है जो मुझे कहीं और मिला, वो भी मैंने दे दिया आपको। वैसे मैंने इसको पॉइंट में दिया है, जो कुर्मी समाज विनोद बिहारी महतो ने करा था वो एक्स्ट्रा सेमी पॉइंट है, इसको देख लेना आप लोग। अब ये बात को ध्यान दो, 1971 में द डिमांड फॉर ए सेपरेट स्टेट वाज पुट फॉरवर्ड बाय द मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी। द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी वाज ए.के. राय। मैंने आपको बोला था कि वेस्ट बंगाल में जो मार्क्सवादी लोग थे उन्होंने कहीं ना कहीं जेएमएम को सपोर्ट किया था। उसके लीडर कौन थे, तो ए.के. राय थे। तो 1971 में क्या हुआ था कि उन्होंने भी जेएमएम को सपोर्ट करा था और साथ साथ एक सेपरेट स्टेट की मांग होनी चाहिए इस बात पे सपोर्ट दिखाया था। कौन, MCOR, जो मार्क्सिस्ट लोग थे, जिसका नेतृत्व वेस्ट बंगाल से कौन कर रहे थे, ए.के. राय साहब कर रहे थे। 1988 में द भारतीय जनता पार्टी डिमांडेड द स्टेट ऑफ वनांचल। ये बात भी मैंने बता दिया है कि वनांचल का डिमांड 1988 में किया था। उसमें वो 4 डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे थे। सो ये रहा आपका पूरा का पूरा कहानी कि भाई झारखंड कैसे बिहार से टूट के अलग हुआ। एक बात और आप लोग याद रखो कि बीजेपी ही नहीं, आरजेडी कभी नहीं चाहती थी कि झारखंड बने। तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं से कंपेल किया था कि तुम झारखंड का फॉर्मेशन मानो बिहार से टूट के, तो हम तुमको अपना सपोर्ट दिखाएंगे। तो भाई आरजेडी को मानना पड़ा और इस तरह से बिहार स्टेट रिकॉग्निशन बिल के थ्रू हमने फाइनली 15 नवंबर 2000 को झारखंड को बिहार से अलग कर लिया। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी टोटल कि कैसे हमारा राज्य बना, झारखंड कब से इसके बारे में बातचीत चल रही थी, कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन बने। आई होप ये लेक्चर आपको जेपीएससी जैसे सबके लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होगा। और जो लोग भी जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो और जो लोग स्पेशल झारखंड पढ़ना चाह रहे हो बाइलिंगुअली दोनों भाषा में, तो हमारे चैनल पे आपको उसका कोर्स उपलब्ध है और जेपीएससी क्लासेस भी चल रहे हैं। तो जो लोग चैनल से जुड़ के अपने एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करना सकते हो, हमसे जुड़ सकते हो हमारे चैनल से। चलिए फिर मिलते हैं।